यह मानना ही पड़ेगा कि वर्चुअल रियलिटी बेहद यथार्थवादी थी। जेंटल स्नो के चेहरे के भाव में मामूली सा बदलाव आया था, फिर भी झाओ युएरू ने इसे तुरंत पहचान लिया। स्नो, क्या हुआ? झाओ युएरू ने चिंता से पूछा। जेंटल स्नो के चेहरे पर इस तरह का आश्चर्यचकित भाव उसने पहली बार देखा था। हालांकि यह वाकई अप्रत्याशित था कि नौसिखियों का समूह लेवल 10 का खिलाड़ी बन गया, लेकिन जेंटल स्नो के लिए यह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, बस कुछ बातें याद आ गईं, बस इतना ही। जेंटल स्नो ने हाथ हिलाकर झाओ युएरू की चिंता को खारिज कर दिया। जेंटल स्नो ने व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने वाले कोला और अन्य लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, न ही उसे इस बात की परवाह थी कि उन्होंने रैंकिंग सूची में शीर्ष 6 स्थान हासिल किए थे। वह वास्तव में शी फैंग और उसके दोस्तों के स्तर को लेकर चिंतित थी। अगर यह वाकई वैसा ही होता जैसा उसने सोचा था, तो शी फैंग से दोस्ती करना एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा निर्णय था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी ओर जब अनस्टेबल डेवस्टेशन और फायर डांस के पुराने साथियों ने रैंकिंग सूची देखी तो वे सभी अचंभित रह गए। ये बात फायर डांस के पुराने साथियों के लिए विशेष रूप से सच थी। फायर डांस न केवल लेवल 10 पर पहुंच गया था, बल्कि वाटर बफेलो भी लेवल 10 पर पहुंच गया था। परिणामस्वरूप उनके मन में ईर्ष्या और पछतावा घर कर गया। अगर उन्होंने फायर डांस का अनुसरण करते हुए शी फैंग की टीम में शामिल होने का विकल्प चुना होता, तो वे आज उनकी टीम के सदस्य होते। व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के सभी खिलाड़ी उनसे ईर्ष्या और प्रशंसा करते थे, एक ऐसी स्थिति जिसका अनुभव करने का कई लोग सपना देखते थे। दुर्भाग्यवश अब उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। रैंकिंग लिस्ट देखते हुए उन्होंने फायर डांस और वाटर बफेलो से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने माफी मांगने की कोशिश की और कामना की कि वे अपने पुराने रिश्तों को सुधार सकें। आखिर ये तो सिर्फ एक खेल था, इतना गंभीर होने की कोई जरूरत नहीं थी, और वे तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। इसी बीच फायर डांस और वाटर बफेलो को उनकी पुकार सुनाई दी। हालांकि उन्होंने केवल एक ही जवाब दिया, बीते दिनों पर पछताने से कोई फायदा नहीं। मैं भविष्य में आपसे संपर्क में नहीं रहना चाहता। क्या उन्हें लगा कि अपने कार्यों को मजाक बताकर टाल देने से सब कुछ सुलझ जाएगा? अरे, यह तो वाकई एक मजाक था। फायर डांस और वाटर बफेलो के शब्दों ने निस्संदेह उनकी अंतिम आशाओं को चकनाचूर कर दिया था, जिससे वे अंतहीन पछतावे के सागर में डूब गए थे। अनस्टेबल डेवस्टेशन की बात करें तो ईर्ष्या ने उसे लगभग पागल कर दिया था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसकी टीम ने पहले भी कोला के 3 लोगों के समूह को मार गिराया था, जिससे उनका स्तर गिरकर 7 हो गया था। जब वे रेड लीफ टाउन के फव्वारे में मिले तब भी उनका स्तर 7 ही था। दूसरी ओर अनस्टेबल डेवस्टेशन का लेवल एक बार मरने के बाद घटकर 8 हो गया था। पिछले कुछ घंटों में उसने लगातार राक्षसों को मारकर अपना लेवल बढ़ाया और लगभग 9 तक पहुंचने ही वाला था। वहीं कोला के पूरे ग्रुप ने इसी दौरान 10 का लेवल हासिल कर लिया था। आखिर ये लेवल बढ़ाने की कैसी रफ्तार थी? पहले तो शी फैंग ही लेवल 10 पर पहुंचा था, अब तो कोला और बाकी लोग भी लेवल 10 पर पहुंच चुके थे। इसमें कुछ तो गड़बड़ थी। जरूर कोई न कोई तरीका होगा जिससे वे इतनी जल्दी लेवल 10 पर पहुंच गए। शी फैंग को ये तरीका जरूर पता होगा। हो सकता है गेम में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो, लेकिन अनस्टेबल डेवस्टेशन शी फैंग के आगे कुछ नहीं कर सकता था। शी फैंग से यह राज निकलवाने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। अचानक अनस्टेबल डेवस्टेशन के दिमाग में एक विचार आया। अगर शी फैंग ने इस बग को आधिकारिक मंचों पर प्रकाशित कर दिया, तो सिस्टम शी फैंग को इसका फायदा उठाने के लिए दंडित कर सकता है। दूसरी ओर अगर यह बग नहीं भी होता, तो अन्य गिल्ड निश्चित रूप से लेवल 10 तक तेजी से पहुंचने के इस शानदार अवसर को हाथ से जाने नहीं देते। वे शी फैंग को इस लेवलिंग विधि का खुलासा करने के लिए मजबूर कर देते। अगर शी फैंग चुप रहता तो व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के सभी गिल्ड उसके दुश्मन बन जाते। वहीं अगर वह इस लेवलिंग विधि का खुलासा कर देता और सिस्टम इसे ठीक कर देता, तो इससे भी विभिन्न गिल्डों में उतना ही गुस्सा भड़क उठता। शी फैंग चाहे कुछ भी करता, वह व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए नहीं रख पाता। हालांकि अस्थिर विनाश के कारण शी फैंग को अभी इनमें से कोई भी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं थी। ये फैंग, कोई भी इंसान हमेशा बुद्धिमान नहीं होता। मैंने आखिरकार तुम्हारी कमजोरी का पता लगा लिया है। अनस्टेबल डेवस्टेशन उत्साहित हो गया। जब तक वह इस चाल से शी फैंग को धमकाता रहेगा, शी फैंग आज्ञाकारी होकर रहस्य उसे सौंप देगा। इसके तुरंत बाद अनस्टेबल डेवस्टेशन ने शी फैंग को एक संचार अनुरोध भेजा। पहली बार शी फैंग ने फोन नहीं उठाया। दूसरी बार शी फैंग ने फोन नहीं उठाया। अनस्टेबल डेवस्टेशन ने शी फैंग को लगातार 10 से अधिक बार फोन किया, लेकिन शी फैंग ने एक बार भी जवाब नहीं दिया।
इससे अनस्टेबल डेवस्टेशन गुस्से से लगभग खून की उल्टी करने लगा। हालांकि अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचकर उसने धैर्य बनाए रखा। अंततः 40 से अधिक बार फोन करने के बाद कॉल कनेक्ट हो गया। तुम बहुत परेशान करते हो। इतनी बार ठुकराए जाने के बाद भी सबक नहीं सीख सकते। क्या तुम सुआ हो? क्या तुम्हें डांटने के बाद ही संतुष्टि मिलेगी? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जाओ, जहां चाहो खेलो और मुझे परेशान मत करो। शेफैंग ने फोन उठाते ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। पहले तो वह एक्वारोज के साथ व्यापार कर रहा था और उसका मूड अच्छा था, लेकिन अनस्टेबल डेवस्टेशन के लगातार फोन आने से उसका मूड खराब हो गया। पहले तो शेफैंग को लगा कि कुछ बार ठुकराए जाने के बाद अनस्टेबल डेवस्टेशन हार मान लेगा, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। इसलिए एक्वारोज को ये बताने के बाद कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, उसने लोगों से दूर एक शांत जगह की तलाश की और अनस्टेबल डेवस्टेशन को खूब डांट फटकार लगाई, जिससे उसका मूड ठीक हो गया। फिर उसने अनस्टेबल डेवस्टेशन को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया ताकि वह उसे और परेशान न कर सके। ये फैंग, मेरी कॉल काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 40 से ज्यादा कॉल करने के बाद अनस्टेबल डेवस्टेशन गुस्से से आग बबूला हो गया। अब जब शी फैंग ने उसका अपमान किया था तो उसका खून खौल उठा और चेहरा लाल हो गया। उसके चेहरे की नसें मानो फटने वाली थीं। लेकिन जैसे ही वह शी फैंग को कोसने वाला था, कॉल कट गई। इससे अनस्टेबल डेवस्टेशन और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने तुरंत शी फैंग को फिर से कॉल किया। लेकिन इस बार उसकी कॉल की घंटी भी नहीं बजी। वह शी फैंग की ब्लैकलिस्ट में था। अनस्टेबल डेवस्टेशन गुस्से से लगभग बेहोश हो गया। उसने शी फैंग को फोन करने में बहुत समय बर्बाद कर दिया था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ डांट ही मिली। शी फैंग ने तो उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। अब वह शी फैंग को कैसे धमकाता? वह शी फैंग को आज्ञाकारी कैसे बनाता? अनस्टेबल डेवस्टेशन ने तुरंत अपने एक अधीनस्थ को शी फैंग से संपर्क करने का निर्देश दिया। शी फैंग से कई बार संपर्क करने की कोशिश करने के बाद आखिरकार कॉल कनेक्ट हो गई। इसके बाद अनस्टेबल डेवस्टेशन के अधीनस्थ ने मल्टी पार्टी बटन दबाया, जिससे अन्य लोग भी बातचीत में शामिल हो सके। तुम कौन हो? शी फैंग ने पूछा। ये फैंग, आखिरकार तुमने फोन उठा ही लिया। तुम्हारे तेजी से लेवल बढ़ाने का राज मेरे हाथ में है। अगर तुम पूरे व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के दुश्मन नहीं बनना चाहते तो मेरी बात मानो, वरना मैं सबूत आधिकारिक मंचों पर डाल दूंगा। मुझे लगता है कि कई गिल्ड तुम्हारे साथियों के लेवल बढ़ाने के राज में दिलचस्पी लेंगे और तुमसे निपटने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इस बार अनस्टेबल डेवस्टेशन ने जल्दी से अपनी बात कही, क्योंकि उसे डर था कि शी फैंग फिर से फोन काट देगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? इस सब बकवास का क्या मतलब है? क्या तुम सुआ हो? शी फैंग ने तीखे स्वर में पूछा। तुम ही सुआ हो। तुम्हारे पूरे परिवार के लोग सुआ हैं। मैं अनस्टेबल डेवस्टेशन हूं। मुझे पता है कि तुम्हारी टीम के लेवलिंग स्पीड का कोई राज है। तुम्हें अपनी मौजूदा स्थिति को समझना होगा। अगर तुमने मुझसे इस लहजे में बात करना जारी रखा तो मैं तुम्हारा ये राज सबको बता दूंगा। पूरे व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के सभी खिलाड़ी हंगामा खड़ा कर देंगे और अलग अलग बड़े गिल्ड तुम्हारा राज जानने के लिए तुम्हें ढूंढेंगे। जब ऐसा होगा तो भगवान के क्षेत्र में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अनस्टेबल डेवस्टेशन को बेवकूफ कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब जब शी फैंग ने उसे बार बार सुआ कह दिया था तो वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। तो तुम सचमुच एक सुआ हो? नमस्कार सुआ, अलविदा सुआ। शी फैंग ने तुरंत कॉल काट दिया और नए कैरेक्टर आईडी को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। शी फैंग कभी भी दूसरों से डरने वाला व्यक्ति नहीं था और अनस्टेबल डेवस्टेशन की धमकी को उसने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने ब्लैकी और लोनली स्नो को खुद को प्रकट न करने देने का एकमात्र कारण ये था कि वह उन विभिन्न बड़े गिल्डों से अनावश्यक परेशानी से बचना चाहता था, क्योंकि इससे उनके विकास में देरी हो सकती थी। हालांकि अगर सचमुच लड़ाई की जरूरत पड़ी तो वह पीछे नहीं हटेगा। वास्तव में अगर वे चाहें तो वे सब भी लड़ाई शुरू कर सकते हैं। अंतिम विजेता और हारने वाला अभी तय होना बाकी था। मास्टर ब्लैक फ्लेम, लगता है आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं। आपकी सहयोगी होने के नाते क्यों न आप ट्वाइलाइट इको को इसे सुझाने दें। सुंदर एक्वारोज अचानक पास आकर शी फैंग की ओर मुस्कुराए और सहायता की पेशकश की। चूंकि शी फैंग की कॉल को निजी मोड पर सेट किया गया था, इसलिए बाहरी लोग अनस्टेबल डेवस्टेशन के साथ उनकी बातचीत को नहीं सुन सकते थे। हालांकि एक्वारोज शी फैंग की कही हुई बातें सुन नहीं सकी, लेकिन वह उनके शरीर से निकलने वाली घातक भावना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। शी फैंग से दोस्ती करने और अपने रिश्ते को गहरा करने के लिए एक्वारोज इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी।
इसलिए उसने अपना प्रस्ताव रखा। शी फैंग एक्वा रोज के इरादे समझ गया। उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद मिस एक्वा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक परेशान करने वाली मक्खी है जिसे मैं कभी भी एक थप्पड़ से मार सकता हूं। हमें अपनी व्यावसायिक बातचीत जारी रखनी चाहिए। शी फैंग के तत्काल इनकार के बाद एक्वा रोज के पास झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद दोनों रेस्तरां में स्थित अपने निजी कमरे में लौट गए। हालांकि इसी समय एक और युवक निजी कमरे में आ पहुंचा। ये व्यक्ति भारी कवच से सुसज्जित एक योद्धा था। उसके रूप रंग से स्पष्ट था कि वह एक ढाल योद्धा था। उसकी पीठ पर एक हड्डी की ढाल लटकी हुई थी, साथ ही एक उत्कृष्ट काले रंग की युद्ध कुल्हाड़ी भी थी। ये दोनों उपकरण असाधारण दिख रहे थे और कोई भी आसानी से बता सकता था कि वे गुप्त रजत श्रेणी के थे। इसके अलावा ये व्यक्ति एक्वा रोज से मिलता जुलता था, क्योंकि दोनों का स्तर 9 था। ब्रिलियंट, तुम यहाँ क्यों हो? एक्वा रोज ने उसके अचानक प्रकट होने पर आश्चर्यचकित होकर पूछा। मुझे बस इस बात की चिंता है कि दूसरे लोग आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं आपकी खैरियत जानने आया हूँ। पिछली बार आपने करोड़ों क्रेडिट खर्च किए और बदले में आपको सिर्फ बेकार कागजों का ढेर मिला। इस घटना से कई बुजुर्गों में असंतोष फैल गया। इस बार आपने विभिन्न अयस्कों और सामग्रियों की खरीद पर भारी मात्रा में धन और श्रम खर्च किया है। इसके अलावा आपने अपने किसी भी कार्य के बारे में बड़ों को सूचित भी नहीं किया। वे इस समय बहुत क्रोधित हैं। मैं आपको ये बताने आया हूं कि भविष्य में कोई भी कार्य करने से कम उनकी स्वीकृति अवश्य ले। मेरे साथ वापस चलो और उन्हें अभी के लिए स्पष्टीकरण दो, अन्यथा वे बड़े बुजुर्ग भविष्य में तुम्हारा जीवन कठिन बना देंगे। ब्रिलियंट वारगॉड नाम के उस व्यक्ति ने शी फैंग को घूर कर देखा। वह हमेशा से एक्वा रोज को अपनी खास महिला मानता आया था। वहीं उसके सामने काले हुड वाला शी फैंग एक मामूली शख्स था जिस पर उसका कोई ध्यान नहीं जाता था। फिर भी इस मामूली शख्स ने एक्वा रोज के साथ गुप्त संबंध बनाने की हिम्मत की। तुरंत ही ब्रिलियंट वारगॉड ने एक्वा रोज का हाथ खींच लिया और उसे वहां से ले जाने का इरादा किया। ब्रिलियंट वारगॉड की उकसाहट पर शी फैंग ने बस कंधे उचका दिए। उसे बंदर जैसी बुद्धि वाले इस आदमी से जरा भी आपत्ति नहीं थी। उसने इसे बस एक बंदरों का तमाशा देखने जैसा समझा। एक्वा रोज ने ब्रिलियंट वारगॉड का हाथ झटक दिया। उसकी अर्धचंद्राकार भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने बड़ी मुश्किल से शी फैंग के साथ संबंध बनाए थे और अब वह एक औपचारिक व्यावसायिक चर्चा में शामिल होने ही वाली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्रिलियंट वारगॉड को इसके बारे में पता चल जाएगा और वह दौड़कर उसे रोकने आ जाएगा। अगर उसके और ब्रिलियंट वारगॉड के परिवारों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध न होते तो वह उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। बहुत बढ़िया, मुझे कुछ जरूरी मामलों पर चर्चा करनी है। अभी आप अकेले ही लौट जाए। गिल्ड के वरिष्ठ सदस्यों के बारे में मैं लौटने पर उन्हें स्पष्टीकरण दे दूंगी, एक्वा रोज ने अधीरता से कहा। शी फैंग के साथ अपने लेन देन में वह हमेशा अपने पैसे और लोगों का इस्तेमाल करती थी। गिल्ड के वरिष्ठों को दखल देने का कोई अधिकार नहीं था, न ही उनमें इतनी क्षमता थी। इसके अलावा वह गिल्ड की मानद वरिष्ठ सदस्य थी, इसलिए उसका दर्जा उनके समान ही था। उन्हें उसके मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं था। वे बस इस बात से ईर्ष्या करते थे कि उसने बहुत पैसा कमाया था और वे सभी उसमें हिस्सा चाहते थे। एक्वा रोज का रवैया देखकर ब्रिलियंट वारगॉड को अपने प्रयास छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। चूंकि तुम जाना नहीं चाहते, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। इससे दूसरों के तुम्हारे साथ गलत काम करने के इरादे धराशायी हो जाएंगे। ब्रिलियंट वारगॉड ने शी फैंग की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज में दुर्भावना भरी हुई थी। एक्वा रोज उसकी बातों पर क्रोधित हो उठी। वह और शी फैंग अत्यंत गोपनीय व्यापारिक रहस्यों पर चर्चा करने वाले थे। भला वह ब्रिलियंट वारगॉड को कैसे सुनने दे सकती थी? नहीं, तुम्हें वापस लौटना चाहिए, एक्वा रोज ने ठंडे स्वर में कहा। एक्वा रोज की बात सुनकर ब्रिलियंट वारगॉड का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने शी फैंग को गुस्से भरी निगाहों से देखा और चुपके से उसे एक संदेश दिया। मैं ट्वाइलाइट इको का एक वरिष्ठ सदस्य हूँ। बदमाश, अपनी औकात जान लो और यहाँ से दफा हो जाओ। एक्वा मेरी खिलौना है, इसलिए तुम्हें उससे दोबारा संपर्क करने की इजाजत नहीं है। अगर मुझे पता चला कि तुमने ऐसा किया है तो इसके अंजाम तुम्हें पता होने चाहिए। ब्रिलियंट वारगॉड आमतौर पर एक अत्याचारी व्यक्ति था और उसकी पहचान के कारण कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। जब भी उसे किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता, उसे बस अपनी पहचान बतानी होती थी और बाकी लोग तुरंत दुम दबाकर भाग जाते थे। अब जब उसने बोल दिया था तो शी फैंग भी इसका अपवाद नहीं होगा। ये संदेश देखकर शी फैंग अनजाने में हंस पड़ा।
ऐसा लग रहा था कि यह प्रतिभाशाली युद्ध देवता बिना स्थिति को समझे ही मुसीबत खड़ी करने आया है। उसकी बुद्धि को बंदर कहना तो उसे जरूरत से ज्यादा श्रेय देना होगा। उसकी वास्तविक बुद्धि शायद कुत्ते के बराबर भी न हो। गिल्ड में इतने धनी राजकुमार के होते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ट्वाइलाइट इको खेल के शुरुआती चरणों में खुद को विकसित नहीं कर पाया। दरअसल ये सब इसी मूर्ख की मौजूदगी के कारण था। मिस एक्वा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शी फैंग मुस्कुराया। एक्वा रोज बेहद उत्सुक हो गई। आखिर इस बार शी फैंग उसे क्या दिखाने वाला था? पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। जब ब्रिलियंट वॉरगॉड ने शी फैंग को इस तरह धमकी देने की हिम्मत की तो शी फैंग ने भी वैसा ही जवाब दिया। उसने ब्रिलियंट वॉरगॉड का संदेश एक्वा रोज को भेज दिया। शी फैंग उस मूर्ख को ये सबक सिखाना चाहता था कि शब्दों और संदेशों को लेकर सावधान रहना चाहिए, वरना दुर्घटना हो सकती है। शानदार युद्ध देवता, मेरी नजरों से तुरंत दूर हो जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। मैं चाचा और चाची को इस बारे में जरूर बताऊंगी। हमारे दोनों परिवारों के बीच शादी के मामलों के बारे में अब से सोचना भी मत। संदेश पढ़ते ही एक्वा रोज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह पहले से ही शानदार युद्ध देवता को नापसंद करती थी। अब सार्वजनिक रूप से शी फैंग को भगाने की कोशिश करने के अलावा उसने उसे अपनी खिलौना तक कह दिया। ब्रिलियंट वॉरगॉड असमंजस में था। इससे पहले कि वही ये सोच पाता कि एक्वा रोज उनसे रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती है, एक्वा रोज ने उसे निजी कमरे से बाहर निकाल दिया था। मुझे खेद है कि आपको ऐसा मजाक देखना पड़ा, एक्वा रोज ने माफी मांगी। कोई बात नहीं, मुझे ऐसी बातों की आदत है, शी फैंग ने बेपरवाही से कहा। चलिए फिर व्यापार के बारे में चर्चा जारी रखें। इसी क्षण ब्रिलियंट वॉरगॉड दरवाजे के बाहर जोर जोर से गालियां बकने लगा और बोला, ब्लैक फ्लेम, तू नीच छोटा आदमी, तू मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे करता है? अगर हो सके तो अभी बाहर आ। मैं तुझे द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता हूं। हारने वाले का स्तर 0 हो जाएगा। क्या तू इसे स्वीकार करने की हिम्मत करता है? क्या तुम मुझे फंसा सकते हो लेकिन मेरी चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते? जैसे ही शी फैंग और एक्वा रोज अपनी व्यापारिक बातचीत फिर से शुरू करने वाले थे, ब्रिलियंट वॉरगॉड को आखिरकार सच्चाई का एहसास हुआ। पता चला कि शी फैंग ने उसका संदेश एक्वा रोज को भेज दिया था। उसने सच में कभी नहीं सोचा था कि ऐसी घटना होगी। उसके पिछले कारनामे, जो हमेशा उसके लिए कारगर साबित हुए थे, शी फैंग के सामने बिल्कुल बेकार थे। हालांकि खुद को बचाने के लिए वह केवल यही कह सकता था कि शी फैंग ने उसे फंसाया है। मास्टर ब्लैक फ्लेम, मुझे इसके लिए बहुत खेद है। मैं उससे तुरंत भगा दूंगी। एक्वा रोज को पहली बार एहसास हुआ कि ब्रिलियंट वॉरगॉड कितना घिनौना है। उसका आईक्यू तो माइनस में था। मेन गॉड सिस्टम के अस्तित्व में खिलाड़ी दूसरों के संदेशों और आईडी को कैसे बदल सकते थे? कोई जरूरत नहीं। इस मामले में मेरी भी कुछ गलतियां हैं, इसलिए मुझे इसे संभालने दीजिए। शी फैंग अपनी सीट से उठे और निजी कमरे से बाहर चले गए। ब्लैक फ्लेम, तुम नीच छोटे आदमी, आखिरकार तुमने खुद को दिखाने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम मर्द हो तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। अगर हार गए तो एक्वा रोज को समझाओगे कि तुमने मुझे फंसाया था। क्या तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? ब्रिलियंट वॉरगॉड ने उपहास उड़ाया। अगर तुम हार गए तो? शी फैंग हंस पड़ा। हा, क्या मैं हार भी सकता हूँ? ब्रिलियंट वॉरगॉड बेहद घमंडी था। उसने एक नक्शा निकालते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, अगर तुम सचमुच भाग्यशाली रहे और जीत गए तो यह चीज तुम्हारी होगी। मुझे यह नक्शा तभी मिला जब मैंने सैकड़ों एलीट योद्धाओं की एक टीम बनाकर एक खतरनाक लेवल 10 लॉर्ड रैंक वाले बॉस को मार गिराया। उससे बस यही एक चीज मिली। शुरुआत में शी फैंग को ब्रिलियंट वॉरगॉड के पास मौजूद नक्शे में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार उसे ईश्वर के क्षेत्र की अच्छी समझ थी। अगर यह किसी दूसरे देश से प्राप्त नक्शा होता तो उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन जैसे ही शी फैंग ने नक्शे के पीछे राख की तलवार का चिन्ह देखा, उसकी दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। ऐश ब्लेड गॉड स्लेयर का चिन्ह था। सामान्यतः केवल गॉड स्लेयर से संबंधित वस्तुओं पर ही ऐसा चिन्ह होता है। मास्टर ब्लैक फ्लेम, आप उससे सहमत नहीं हो सकते। वह एक शील्ड वॉरियर है, इसलिए शारीरिक शक्ति वाले योद्धाओं से निपटने में उसे जनजाति बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा उसके पास जो डायमंड गार्ड है वो 9वें स्तर का रहस्यमयी लोहे का सेट है। उसका हथियार और ढाल भी 9वें स्तर के रहस्यमयी लोहे के आइटम है और उसके पास 1400 से अधिक एचपी है। इसके अलावा ब्रिलियंट वॉरगॉड के पास खुद भी शक्तिशाली तकनीकें हैं, यहाँ तक कि 2-3 शारीरिक शक्ति वाले योद्धा भी मिलकर हमला करें तो भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
एक्वा रोज ने जल्दी से शी फैंग को रोका। एक तलवारबाज का शील्ड वॉरियर से द्वंद्व युद्ध करना सरासर मजाक था। इसके अलावा ब्लैक फ्लेम तो सिर्फ एक जालसाज था, उसकी युद्ध क्षमता बहुत ही साधारण थी। क्या डरे हुए? ब्रिलियंट वॉरगॉड ने शी फैंग को घूरते हुए उपहास किया। ठीक है, मैं सहमत हूं, शी फैंग मुस्कुराया। तुमने क्या कहा? ब्रिलियंट वॉरगॉड स्तब्ध रह गया। बिल्कुल, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, शी फैंग मुस्कुराया। शी फैंग के पुनः पुष्टि करने के बाद ब्रिलियंट वॉरगॉड को पता चल गया कि उसने गलत नहीं सुना था। पहले तो उसने सोचा था कि शी फैंग उसकी भयावहता का पता चलने पर उसकी चुनौती को तुरंत अस्वीकार कर देगा। वह तो शी फैंग को चुनौती स्वीकार करने के लिए उकसाने या क्रोधित करने का तरीका भी सोच रहा था, लेकिन लगता है कि वह अपना समय व्यर्थ ही बर्बाद कर रहा था। दरअसल उसकी मुलाकात एक मानसिक रूप से विक्षिप्त मूर्ख से हुई थी। एक्वा रोज ने शी फैंग को समझाया था कि वह कितना अद्भुत है, फिर भी इस व्यक्ति ने खुशी खुशी सहमति दे दी। हालांकि ये स्थिति भी ठीक थी, इससे उसे काफी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे नहीं लगा था कि तुम में इतनी हिम्मत होगी। चूंकि तुमने मान लिया है तो चलो इसे बाहर ले चलते हैं। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें जल्दी और बिना दर्द के मौत दूंगा और तुम्हें ज्यादा शर्मिंदा भी नहीं करूंगा। हाँ हाँ हाँ, इतना कहते हुए ब्रिलियंट वारगॉड हंसते हुए रेस्तरां के निकास द्वार की ओर बढ़ गया। मास्टर ब्लैक फ्लेम, आपको उससे सहमत नहीं होना चाहिए। हालांकि वह आमतौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को धमकाता है, लेकिन इको ट्वाइलाइट के सभी शील्ड वॉरियर्स में उसकी ताकत शीर्ष 5 में आती है। इसके अलावा उसने अभी जो डायमंड गार्ड सेट इक्विपमेंट हासिल किया है वह मिस्टीरियस आयरन रैंक का है, जबकि उसका जायंट बेयर वॉर एक सीक्रेट सिल्वर रैंक का है। दूसरी ओर आप एक स्वॉर्ड्समैन हैं। आप फौजर के रूप में अपने सबक्लास पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। उससे द्वंद्वयुद्ध करना केवल एक मजाक होगा, एक्वा रोज ने चिंता से भरे स्वर में शी फैंग की ओर बढ़ते हुए कहा। एक्वा रोज को ब्रिलियंट वॉरगॉड की ताकत का पूरा अंदाजा था। अगर उसे मौका मिलता तो वह पिछली घटना का बदला लेने के लिए शी फैंग को हर तरह से अपमानित करता। अगर शी फैंग अपमानित हो जाता तो वह उसके साथ अपना सहयोग कैसे जारी रख पाती? उसने पहले ही बहुत मेहनत की थी और बहुत सारा सामान खरीदा था। असल में शी फैंग के साथ सहयोग करके वह बहुत सारा पैसा कमा सकती थी, लेकिन अब ब्रिलियंट वॉरगॉड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी इच्छा थी कि वह ब्रिलियंट वॉरगॉड के टुकड़े टुकड़े कर दे। मिस एक्वा, मुझे इस बारे में सूचित करने के लिए धन्यवाद। मैं स्थिति को पहले ही समझ चुका हूं, शी फैंग ने धन्यवाद कहा। अच्छा हुआ कि तुम समझ गए। शी फैंग की बात सुनकर एक्वा रोज ने राहत की सांस ली। अब बस उससे ब्रिलियंट वॉरगॉड को भगा देना था, सब ठीक हो जाता। असल में एक्वा रोज कहना चाहती थी, तो मुझे इस मामले से निपटने दीजिए। हालांकि शी फैंग ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं इस लड़ाई का निपटारा बहुत जल्दी कर दूंगा। अपनी बात समाप्त करते हुए शी फैंग भी रेस्तरां से बाहर निकल गया और एक अचंभित एक्वा रोज को वहीं छोड़ गया। इतनी देर तक व्यर्थ की बातें करने के बाद आखिरकार पता चला कि शी फैंग को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। इसके विपरीत वह तो पूरे आत्मविश्वास के साथ द्वंद्वयुद्ध के लिए आगे बढ़ गया। एक्वा रोज को शक होने लगा कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, जिससे शी फैंग को लगा कि ब्रिलियंट वॉरगॉड बेहद कमजोर है। शहर में द्वंद्वयुद्ध आमतौर पर सड़कों पर आयोजित किए जा सकते थे। हालांकि द्वंद्वयुद्ध होने से पहले दोनों पक्षों को नियमों और शर्तों पर सहमत होना आवश्यक था। अन्यथा ये केवल एक हमला माना जाता था और सुरक्षाकर्मी हमला शुरू करने वाले खिलाड़ी को स्वयं मारकर जेल में डाल देते थे। जैसे ही शी फैंग ने रेस्टोरेंट से बाहर कदम रखा, ब्रिलियंट वॉरगॉड ने द्वंद्वयुद्ध की चुनौती भेज दी। इसके अलावा पुरस्कार और दंड पहले से ही तय थे और द्वंद्वयुद्ध को आधिकारिक रूप से शुरू करने के लिए केवल शी फैंग की सहमति आवश्यक थी। नियम अटल थे, एक बार दोनों पक्ष उनसे सहमत हो जाते तो पुरस्कार या दंड से बचने का कोई रास्ता नहीं था। यहां तक कि अगर खिलाड़ी दांव पर लगी वस्तुएं सौंपने को तैयार नहीं थे, तब भी सिस्टम स्वचालित रूप से विजेता को वस्तुएं हस्तांतरित कर देता, हारने वाले को भी द्वंद्वयुद्ध से पहले तय किया गया दंड मिलता। शी फैंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि ब्रिलियंट वॉरगॉड का दिल सचमुच बहुत क्रूर था। हारने वाले के लिए शर्त यह थी कि उसे तुरंत लेवल 0 पर भेज दिया जाएगा, जिससे पिछले कई दिनों की उसकी लेवल बढ़ाने की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हारने वाले का मौजूदा खिलाड़ियों से लेवल का बहुत बड़ा अंतर होगा। उसके लिए बराबरी करना बेहद मुश्किल होगा। अगर कोई समस्या नहीं है तो सहमति बटन पर क्लिक करें, ब्रिलियंट वॉरगॉड ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। शी फैंग ने शर्तों पर सरसरी नजर डाली।
कोई समस्या न होने की पुष्टि करने के बाद उसने सहमत पर क्लिक किया। तो चलिए इस निरर्थक लड़ाई को शुरू करते हैं। शी फैंग के सहमत पर क्लिक करते ही हवा में विशालकाय संख्याएं तैरती हुई दिखाई दी। ये द्वंद्वयुद्ध शुरू होने का 10 सेकंड का उल्टी गिनती टाइमर था और खिलाड़ियों को आगामी लड़ाई के लिए तैयारी करने का समय दिया गया था। हा, छोटे बदमाश, वैसे तो ये द्वंद्वयुद्ध बेहद उबाऊ होगा, लेकिन चूंकि तुमने एक्वारोस के सामने मेरी बदनामी करने की हिम्मत की है, इसलिए ये युवा स्वामी इसे थोड़ा और मजेदार बना देगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ताकत में असली अंतर क्या होता है और दर्दनाक संघर्ष कैसा लगता है। ब्रिलियंट वॉरगॉड ने अपनी पीठ से ढाल और एकधारी कुल्हाड़ी निकाली। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। वह बिल्कुल एक भूखे भेड़िए की तरह लग रहा था जो अपने शिकार का पीछा कर रहा हो, और शी फैंग को घूरते हुए उसकी आंखों में लाल चमक दिखाई दी। ठीक इसी क्षण एक्वारोस रेस्तरां से बाहर निकली। ब्रिलियंट वॉरगॉड का रूप देखकर उसका चेहरा तुरंत उतर गया। पब फ्यूचर विज्ञापन, मैं हार मान चुकी हूँ। एक्वारोस पहले ही निराश हो चुकी थी। यह तो तय था कि शी फैंग निश्चित रूप से हार जाएगा, लेकिन ब्रिलियंट वॉरगॉड की वर्तमान स्थिति बेहद खतरनाक थी। यहाँ तक कि यह भी संभव था कि वह शी फैंग को पागल कर दे और उसे लंबे समय तक भय में जकड़ कर रखे। ब्रिलियंट वॉरगॉड ऐसी क्षमता का प्रदर्शन बहुत कम ही करता था। पिछली बार जब एक्वारोस ने ब्रिलियंट वॉरगॉड को ऐसी हालत में देखा था, तब उसके पैरों के आसपास अनगिनत लाशें बिखरी पड़ी थीं। उसने सैकड़ों खिलाड़ियों वाले एक छोटे से गिल्ड का नरसंहार किया था। उसे नहीं लगा था कि ब्रिलियंट वॉरगॉड आज इस पागलपन में पड़ जाएगा। ब्रिलियंट वॉरगॉड आम लड़ाइयों में बेहद घमंडी होता था और लड़ते समय पागलों की तरह हंसता था। केवल जब वह बेहद उत्तेजित अवस्था में होता था तभी कभी उसका ऐसा भयावह और क्रूर रूप प्रकट होता था। ऐसे समय में ब्रिलियंट वॉरगॉड एक पागल की तरह व्यवहार करता था, जो पूरी तरह से अनियंत्रित होता था। उसकी युद्ध क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती थी। ऐसी अवस्था में ब्रिलियंट वॉरगॉड वास्तव में एक रक्तपिपासु बर्बर योद्धा था। अगर सामान्य ब्रिलियंट वॉरगॉड भी ट्वाइलाइट इको के शीर्ष 5 शील्ड वॉरियर्स में शुमार था, तो मौजूदा ब्रिलियंट वॉरगॉड की रैंकिंग क्या होगी, ये कहना मुश्किल था। ये भी संभव था कि ट्वाइलाइट इको का नंबर 1 शील्ड वॉरियर लोनली लीफ भी उसका मुकाबला न कर पाए। बहुत जल्दी ही 10 सेकंड का तैयारी का समय समाप्त हो गया। छोटे बदमाश, मैं पहले तुम्हारे चारों हाथ पैर तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें रेंगने वाला कीड़ा बना दूंगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारे साथ खेलूंगा। ब्रिलियंट वॉरगॉड ने अपनी हड्डी की ढाल उठाए और दूसरे हाथ में विशाल भालू की कुल्हाड़ी पकड़ी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और वह शी फैंग की ओर बढ़ा। ब्रिलियंट वॉरगॉड का वर्तमान रूप किसी इंसान जैसा नहीं था, बल्कि वह किसी दानव के वश में आए पागल की तरह लग रहा था। इस उन्मादपूर्ण अवस्था में प्रवेश करने के बाद ब्रिलियंट वॉरगॉड असाधारण रूप से तेज और फुर्तीला हो गया। उसने सीधे शी फैंग पर हमला कर दिया। हालांकि जब शी फैंग ने उस पर तलवार से वार किया, तो शी फैंग की तलवार केवल ब्रिलियंट वॉरगॉड द्वारा छोड़ी गई परछाई को भेद पाए। मैं पहले तुम्हारा दाहिना हाथ अपंग कर दूंगा। अचानक ब्रिलियंट वॉरगॉड शी फैंग के दाहिनी ओर प्रकट हुआ। उसका विशालकाय भालू युद्ध कुल्हाड़ी अचानक नीचे उतरी और शी फैंग के दाहिने हाथ पर वार किया। बगल में एक्वारोस का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया। शी फैंग को हरकत में देखकर वह तुरंत समझ गई कि शी फैंग बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। लेकिन आखिरकार यह एक सामान्य स्थिति ही थी। स्टार मून किंगडम का नंबर 1 जालसाज बनने के लिए शी फैंग ने जालसाजी में बहुत मेहनत की होगी। उसे अपनी युद्ध तकनीकों को निखारने का समय कहां से मिलता। भले ही शी फैंग किसी अन्य वर्चुअल रियलिटी गेम में माहिर होता, लेकिन गॉड्स डोमेन में ऐसा नहीं होता। गॉड्स डोमेन में प्रवेश करने के बाद अन्य वर्चुअल रियलिटी गेम के विशेषज्ञ भी दूसरों से मामूली रूप से ही शक्तिशाली होते। गॉड्स डोमेन में खुद को निखारने के लिए बहुत समय चाहिए होता है और सुधार के लिए लगातार राक्षसों से लड़ना पड़ता है। लेकिन शी फैंग के पास इतना समय नहीं था। ब्रिलियंट वॉरगॉड शी फैंग को यहीं और अभी यातना देगा। वह लंबे समय तक मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा। अगर वह पागल नहीं भी हुआ तो भी वह लंबे समय तक अचेत अवस्था में रहेगा। ऐसी हालत में शी फैंग के साथ व्यापार कैसे जारी रखा जा सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे और इंतजार ही करना पड़ेगा, एक्वारोस ने असहाय होकर कहा जब उसने ब्रिलियंट वॉरगॉड द्वारा लक्षित दाहिने हाथ को देखा। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि शी फैंग दर्द से चीख नहीं उठा। इसी क्षण ब्रिलियंट वॉरगॉड के जायंट बेयर वॉरेक्स ने शी फैंग की बांह पर गहरे लाल रंग की एक लकीर छोड़ दी।
ईश्वर के क्षेत्र में हालांकि खिलाड़ियों को अपने अंगों पर हमले होने पर अधिक क्षति नहीं होगी, लेकिन उन्हें अपने अंगों में हल्की सुन्नता का अनुभव होगा। इसके अलावा ये सुन्नता का प्रभाव काफी समय तक बना रहेगा। इस दौरान खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया धीमी हो जाएगी, जिससे उनकी युद्ध क्षमता प्रभावित होगी और उनकी युद्ध क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी। हालांकि खिलाड़ी दूसरों को मारते समय शायद ही कभी अंगों पर हमला करते थे, क्योंकि ऐसे हमले का कोई मतलब नहीं था। अंगों पर हमला करने की तुलना में शरीर कहीं आसान निशाना था। आखिर अंगों पर किए गए हमले से बचाव करना कहीं आसान था। इसके अलावा अंग शरीर की तुलना में कहीं अधिक लचीले होते हैं, जिससे उन पर निशाना लगाना मुश्किल होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर हमला करने से कहीं अधिक नुकसान होता था। सामान्यतः विशेषज्ञ केवल तभी नए खिलाड़ियों को परेशान करने के लिए इस तरह की आक्रमण विधि का उपयोग करते हैं जब वे खुद ही किसी दूसरे टीम के खिलाड़ी पीके होते हैं। फिलहाल ब्रिलियंट वॉरगॉड का इरादा स्पष्ट रूप से शी फैन के साथ खिलवाड़ करने का था। हालांकि शी फैन को चोट लगी थी, लेकिन उसने उम्मीद के मुताबिक दर्द से चीख नहीं मारी। इससे एक्वा रोज पूरी तरह से हैरान रह गई। शी फैन तो बस एक मामूली कारीगर था। ईश्वर के लोक में वह एक आम कर्मचारी के बराबर था और उसकी दर्द सहने की क्षमता बहुत कम थी। भले ही वही ईश्वर के लोक का एक अनुभवी योद्धा होता, हमले के समय उसका चेहरा कम से कम थोड़ा सिकुड़ता और वह हल्की सी सांस अंदर खींच लेता। चाहे वह किसी भी नजरिए से देखे, शी फैन की उपश्रेणी जालसाज होने के कारण उसे कम से कम चोट लगने पर आवाज तो करनी ही चाहिए थी। क्या यह संभव था कि शी फैन ने अपनी दर्द की अनुभूति पूरी तरह बंद कर दी हो? आमतौर पर विशेषज्ञ अपनी दर्द की अनुभूति को 30% पर बनाए रखते हैं और केवल नौसिखिए और अनुभवहीन ही इसे बंद करते हैं, क्योंकि वे दर्द सहन नहीं कर पाते। हालांकि गॉड्स डोमेन में अधिकांश खिलाड़ी इसे लगभग 20% पर बनाए रखते हैं। शी फैन को चाहे जैसे भी देखा जाए, वह किसी भी तरह से नौसिखिए या अनुभवहीन नहीं था, इसलिए यह असंभव था कि उसने अपनी दर्द की अनुभूति को पूरी तरह बंद कर दिया हो। फिर भी अभी अभी उसके हाथ पर चोट लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का जरा सा भी निशान नहीं था। इसके विपरीत उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये तो वाकई बहुत असामान्य था। हालांकि ब्रिलियंट वॉरगॉड ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसे दर्द भरी चीखों जैसी किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन इससे शी फैन पर उसके लगातार हमलों में कोई खलल नहीं पड़ा। कुल्हाड़ी के एक के बाद एक वार शी फैन के चारों अंगों पर पड़ते रहे और पूरे 5 सेकंड के बाद ब्रिलियंट वॉरगॉड अपने निरंतर हमलों से लगभग दहाड़ उठा। इसी बीच एक्वा रोज का सदमा और भी बढ़ गया, क्योंकि वह कुछ दूरी पर खड़ी होकर अपने सामने का दृश्य देख रही थी। ब्लैक फ्लेम, तुम किस स्थान के देवता हो? हालांकि ब्रिलियंट वॉरगॉड के बेहद सटीक और खतरनाक हमलों को देखकर वह चौंकी नहीं, बल्कि वह शी फैन के ऊपर दिख रही एचपी बार को देखकर चौंक गई। ब्रिलियंट वॉरगॉड के ताबड़तोड़ हमलों से शी फैन की हेल्थ में नामात्र की कमी आई। इस समय तक शी फैन की कुल हेल्थ का केवल 10% ही कम हुआ था। इसके विपरीत 5 सेकंड बीतने के बाद शी फैन की हेल्थ एक बार फिर बढ़कर 95% हो गई। एक्वा रोज के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ब्रिलियंट वॉरगॉड ने शी फैन को कितना कम नुकसान पहुंचाया था। हालांकि ब्रिलियंट वॉरगॉड एक शील्ड वॉरियर था और समान मानकों वाले बरसेका की तुलना में उसका डैमेज काफी कम था, फिर भी ब्रिलियंट वॉरगॉड ने लेवल 9 मिस्टीरियस आयरन सेट इक्विपमेंट पहन रखा था। वह सीक्रेट सिल्वर रैंक की जायंट बेयर वॉरेक्स का भी इस्तेमाल करता था, इसलिए उसकी अटैक पावर किसी सामान्य लेवल 9 बरसेका से कम नहीं थी। ब्रिलियंट वॉरगॉड ने भले ही किसी कौशल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके सामान्य हमलों से प्रत्येक प्रहार में -15 से अधिक क्षति नहीं हुई। क्या शी फैन का बचाव कुछ ज्यादा ही डरावना नहीं था? तुम्हारे पास अभी भी इतनी एचपी कैसे है? इतने समय से हमला कर रहे ब्रिलियंट वॉरगॉड ने अचानक अपने हाथ रोक लिए। वह शी फैन के दर्द भरे चेहरे को देखना चाहता था, लेकिन शी फैन की एचपी में जरा भी कमी न देखकर वह तुरंत चौंक गया। फिर उसने अपने डैमेज लॉग को देखा और पाया कि उसे लगभग -10 के आसपास ही नुकसान हुआ था। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं तीव्र हैं, हमले सटीक हैं, युद्ध तकनीक अच्छी है, स्तर औसत से ऊपर है और तुम असाधारण क्षमता को सक्रिय करने में सक्षम हो। ट्वाइलाइट इको के 5वें रैंक के शील्ड वॉरियर से यही उम्मीद की जाती है, शी फैन ने ब्रिलियंट वॉरगॉड के स्तर का सामान्य आकलन करते हुए कहा। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, चूंकि तुम्हारा हमला समाप्त हो गया है, अब मेरी बारी है। शी फैन का वर्तमान स्तर 14 था, जबकि ब्रिलियंट वॉरगॉड का स्तर केवल 9 था। गॉड्स डोमेन में यदि खिलाड़ियों और राक्षसों के स्तर में 3 स्तर का अंतर होता, तो स्तर के अंतर के कारण खिलाड़ियों की क्षति लगभग 50% कम हो जाती।
वहीं यदि दोनों पक्षों में खिलाड़ी हों तो कम स्तर वाले पक्ष की क्षति 65% कम हो जाती। यदि अंतर बढ़कर 5 स्तर हो जाता तो क्षति में 80% की कमी हो जाती। 10 स्तर और उससे अधिक होने पर क्षति में 95% या उससे अधिक की कमी हो जाती। इसके अलावा शी फेंग ने सिल्वर मून सेट इक्विपमेंट पहन रखा था, इसलिए उसकी रक्षा क्षमता पहले से ही बहुत अधिक थी। लेवल 14 पर पहुंचने के बाद उसकी सहनशक्ति 80 अंकों से भी अधिक बढ़ गई, जिससे उसकी छिपी हुई निष्क्रिय क्षमता, बुनियादी शारीरिक मजबूती, सक्रिय हो गई। इस निष्क्रिय क्षमता के कारण 50 से कम क्षति पहुंचाने वाले सभी हमले काफी कमजोर हो गए। उसकी युद्ध में ठीक होने की दर थोड़ी बढ़ गई और उसकी स्टैमिना रिकवरी में भी थोड़ा सुधार हुआ। ब्रिलियंट वार गॉड द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के कारण उसकी एचपी बेहद कम हो गई थी, लेकिन उसकी बैटल रिकवरी एक ही शॉट में उसकी खोई हुई एचपी का अधिकांश हिस्सा वापस पा सकती थी। वर्चुअल रियलिटी गेम्स की यही खासियत थी। स्तरों और विशेषताओं में अंतर के कारण शक्ति में भी जमीन आसमान का अंतर था। प्रतिभाशाली युद्ध देवता को इस बात का स्पष्ट रूप से पता नहीं था। झूठ बोलना बंद करो, तुम महज एक मूर्ख हो जिसकी रक्षा शक्ति बहुत ज्यादा है। देखो मैं तुम्हें कैसे हराऊंगा और तुम्हें लेवल 0 पर वापस भेज दूंगा। मेरे दुश्मन बनने पर पछताओगे। प्रतिभाशाली युद्ध देवता को विश्वास नहीं था और वह यह मानने को तैयार नहीं था कि शी फेंग पलटवार कर सकता है। उसने अपनी विशाल भालू जैसी कुल्हाड़ी उठाए और शी फेंग की छाती पर जोरदार वार किया। ब्रिलियंट वॉरगॉड ने अब और समय बर्बाद नहीं किया। वह भयंकर आंधी की तरह शी फेंग से तुरंत छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने अपने हमले के साथ एक कौशल का भी प्रयोग किया। हालांकि दूर से देखने पर एक्वारोस को बिल्कुल भी नहीं लगा कि शी फेंग कोई चाल चल रहा है। लड़ाई शुरू होने के बाद से शी फेंग ने केवल एक बार अपनी तलवार लहराई, फिर बिना हिले डुले खड़ा रहा, जिससे ब्रिलियंट वॉरगॉड को लगातार 5 सेकंड तक उस पर हमला करने का मौका मिल गया। 5 सेकंड, इतने समय में सबसे कमजोर खिलाड़ी भी कई बार हमला या बचाव कर सकते हैं। फिर भी शी फेंग ने कुछ भी न करने का विकल्प चुना। जैसे ही ब्रिलियंट वॉरगॉड की विशालकाय भालू कुल्हाड़ी शी फेंग के शरीर से गुजरी, ब्रिलियंट वॉरगॉड के चेहरे पर अनायासी एक ठंडी मुस्कान आ गई। शी फेंग के सिर्फ दिखावा करने के उसके विश्वास की पुष्टि हो गई। प्रतिबिंब। प्रतिभाशाली युद्धदेव ने तुरंत महसूस किया कि शी फेंग के शरीर से कुल्हाड़ी गुजरने का अनुभव अजीब था। इस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा शी फेंग केवल एक प्रतिबिंब था। फिर वे घूमे और शी फेंग की स्थिति का पता लगाने लगे। इस समय शी फेंग ब्रिलियंट वॉरगॉड की पीठ पर पहुंच चुका था। उसकी हरकतें इतनी खामोश थीं मानो उसका कोई अस्तित्व ही न हो। शी फेंग के दाहिने हाथ में एक झंझनाहट हुई और एबिसल ब्लेड ने हल्के से ब्रिलियंट वॉरगॉड की पीठ को भेद दिया। ब्रिलियंट वॉरगॉड के कठोर कवच में एक छेद हो गया और शील्ड वॉरियर को तुरंत लगा जैसे उसका दिल जम गया हो। ब्रिलियंट वॉरगॉड को अपनी छाती में असहनीय दर्द महसूस हुआ। भला कब से उसके जैसे युवा मास्टर को इतना दर्द सहना पड़ा था। तुरंत ही उसके सिर के ऊपर -300 से अधिक का नुकसान दिखाई दिया और वह दर्द से चीख उठा। एक ही वार में ब्रिलियंट वॉरगॉड ने अपनी कुल एचपी का 5वां हिस्सा खो दिया। वाह, क्या गति और आक्रमण शक्ति है। एक्वारोज ने इसे दूर से स्पष्ट रूप से देखा था और आश्चर्य से उसकी आंखें अपने आप झपक गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि शी फेंग, एक जालसाज होते हुए भी, युद्ध में इतना अद्भुत होगा। उसकी आक्रमण शक्ति तो सचमुच अमानवीय थी। उसके पास मौजूद उपकरणों के कारण ब्रिलियंट वॉरगॉड की रक्षा शक्ति भी भयावह थी। फिर भी शी फेंग के सामान्य हमले ने योद्धा को -300 से अधिक का नुकसान पहुंचाया। रक्षा और आक्रमण शक्ति दोनों ही मामलों में ब्रिलियंट वॉरगॉड शी फेंग के मुकाबले कहीं कमजोर था। शक्ति में यह अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। दोनों का स्तर बिल्कुल अलग था। यह अविश्वसनीय था। ब्रिलियंट वॉरगॉड के मानकों के अनुसार भी शी फेंग और उसके बीच शक्ति का स्पष्ट अंतर था। इस लड़ाई ने एक्वारोज की ईश्वर के क्षेत्र के प्रति धारणा को पूरी तरह से पुनर्जीवित कर दिया। ब्रिलियंट वॉरगॉड पर एक बार वार करने के बाद शी फेंग ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने एक बार फिर अगाध तलवार लहराए और ब्रिलियंट वॉरगॉड के शरीर पर वार किया। शी फेंग ने तिहरा घातक हमला किया, जिससे ब्रिलियंट वॉरगॉड को -2400 से अधिक का नुकसान हुआ और वह तुरंत मर गया। इंतजार कर रहा था जो ब्लैकविंग सिटी ब्रिलियंट वॉरगॉड को देगी। शानदार युद्ध देवता, तुमने ब्लैकविंग शहर के कानूनों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा तुमने लॉर्ड डेमन हंटर पर हमला किया है। अब से तुम्हें 15 दिनों के लिए ब्लैकविंग शहर की जेल में रहना होगा। तुम्हारी रिहाई के बाद तुम्हारे सभी गुण 10 दिनों की अवधि के लिए 10% कम हो जाएंगे और तुम्हें मिलने वाला अनुभव 20% कम हो जाएगा।
ब्लैक नाइट कैप्टन शानदार युद्ध देवता के पास आकर अपना फैसला सुनाते हुए बोला। ऐसी सजा सुनकर एक्वा रोज ने गहरी सांस ली। ये सजा बहुत ही कठोर थी। भले ही ब्रिलियंट वार गॉड को 15 दिनों के लिए कैद कर लिया जाए, ट्वाइलाइट इको के एक बुजुर्ग होने के नाते उसकी लेवल बढ़ाने में मदद करने के लिए दूसरे लोग मौजूद थे। लेकिन अब जब वह लेवल 0 पर था, 15 दिनों के अंतराल और 20% एक्सपी लाभ में कमी के साथ, ब्रिलियंट वारगॉड को अधिकांश खिलाड़ियों के लेवल तक पहुंचने के लिए 1 महीने से अधिक समय तक लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ियों तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हा, ब्लैक फ्लेम, मैं मानता हूं कि तुम कमाल हो, लेकिन जिस पल मैंने कार्रवाई की, मैंने अपना खाता डिलीट करके फिर से शुरू करने का फैसला कर लिया था। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं सिस्टम की सजा से डरूंगा? हालांकि ब्रिलियंट वारगॉड को मिलने वाली सजा सुनकर थोड़ा सा डर लगा, लेकिन एक बार फिर सोचने के बाद उसने अपना खाता डिलीट करके दोबारा बनाने का प्लान बनाया। भला उसे किस बात का डर? क्या ऐसा है? तो फिर मैं आपके खाते को डिलीट करके दोबारा बनाने का इंतजार कर रहा हूं। शीफैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और कोई स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाई। ब्रिलियंट वारगॉड की आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखकर शीफैंग अपने भ्रम को तोड़ना नहीं चाहता था। ब्रिलियंट वारगॉड ने ईश्वर के क्षेत्र को बहुत हल्के में लिया था। अगर ब्रिलियंट वारगॉड जैसा मूर्ख व्यक्ति भी सजा से बचने का ऐसा तरीका सोच सकता है, तो मुख्य देव प्रणाली के पास जरूर कोई न कोई उपाय होगा। शीफैंग के पिछले जीवन में कई खिलाड़ी गॉड्स डोमेन को केवल एक वर्चुअल रियलिटी गेम समझते थे। उन्हें लगता था कि वे जो चाहे कर सकते हैं। कुछ खिलाड़ियों ने तो महिला एनपीसी के प्रति अनैतिक और निंदनीय हरकतें भी की थीं। आखिरकार इन सभी खिलाड़ियों को लगता था कि वे अपने खाते को डिलीट करके और नए सिरे से बनाकर सजा से बच सकते हैं। लेकिन परिणाम कुछ और ही निकला। जब तक कोई गॉड्स डोमेन खेलना नहीं छोड़ देता, तब तक हर तरह की सजा भुगतनी पड़ती थी। चाहे कोई कितनी भी बार अपने खाते डिलीट कर दे या गेमिंग हेलमेट बदल ले, परिणाम से बचना असंभव था। हालांकि गॉड्स डोमेन एक वर्चुअल रियलिटी गेम था, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं थीं। गॉड्स डोमेन के नियम ही अंतिम सीमा थे। जो भी इस सीमा को पार करने की हिम्मत करता, उसे अपने दंड के लिए तैयार रहना चाहिए, कोई अपवाद नहीं। जब ब्रिलियंट वारगॉड ने शीफैंग की मुस्कान देखी, तो वह अचानक अपने फैसले को लेकर असमंजस में पड़ गया। हालांकि जब उसने इस पर और विचार किया, तो उसे लगा कि शायद शीफैंग उसे डराने की कोशिश कर रहा था। तुरंत ही ब्रिलियंट वारगॉड ने गॉड्स डोमेन से लॉग आउट कर दिया और अपना अकाउंट डिलीट करके दोबारा बनाने की तैयारी करने लगा। इस बीच शीफैंग ने इस मूर्ख राजकुमार पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने अपना थैला खोला और उसमें मौजूद उस सुराग की जांच करने लगा जो उसे अभी अभी ईश्वर संहारक के बारे में मिला था। इस नक्शे पर कोई चिन्हित स्थान नहीं था। स्पष्टीकरण देने के लिए कोई लिखित शब्द भी नहीं थे। यदि किसी अन्य खिलाड़ी को यह नक्शा मिल जाता, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि इसका क्या करना है। आखिर उन्हें नक्शे पर प्रदर्शित स्थान का पता ही नहीं होता, न ही उन्हें ये पता होता कि उसे कैसे खोजना है। इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट ने गॉड्स डोमेन के लिए कोई विश्व मानचित्र प्रकाशित नहीं किया था। इसी से ब्रिलियंट वारगॉड की इस नक्शे को दांव पर लगाने की अज्ञानतापूर्ण उदारता का कारण समझ में आता है। सौभाग्यवश शीफैंग को ईश्वर के क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकारी थी। शीफैंग के पिछले जीवन में गॉड्स डोमेन के विभिन्न प्रमुख गिल्डों ने गॉड्स डोमेन के अपने अपने नक्शे बनाए थे, और शैडो भी इसका अपवाद नहीं था। गॉड्स डोमेन के संचालन शुरू होने के 10 साल बाद शैडो के पास मौजूद विश्व मानचित्र बहुत विस्तृत था। साथ ही विश्व मानचित्र से परिचित होना शीफैंग सहित सभी गिल्ड नेताओं के लिए मूलभूत आवश्यकताओं में से एक था। हालांकि शीफैंग के हाथ में मौजूद नक्शे में बहुत जटिल भूभाग दिखाया गया था। काफी देर तक सोचने के बाद शीफैंग को उस नक्शे से मिलते जुलते भूभाग वाली एक जगह याद आई। यह मनुष्यों के लिए निषिद्ध क्षेत्र था, खंडहर पर्वत श्रृंखला। जैसे ही शीफैंग ने नक्शे पर दिखाए गए स्थान को पहचाना, लाइट स्ट्रीट पर 4 लेवल 200 ब्लैक गार्ड प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक काला भाला था और वे ब्रिलियंट वारगॉड की ओर बढ़ रहे थे। उनका इरादा उसे अपने साथ ले जाने का था। मुझे पकड़ने की सोचना भी मत। ब्रिलियंट वारगॉड ने तुरंत गेम से लॉग आउट कर दिया। हालांकि एक अविश्वसनीय घटना घटी। इसे शरीर से बाहर निकलने का अनुभव कहा जा सकता है। एक खाली खोल की तरह ब्रिलियंट वारगॉड का शरीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा, बेजान। हालांकि उन चारों ब्लैक गार्ड्स को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। 2 शूरवीरों ने ब्रिलियंट वारगॉड के शरीर को दोनों ओर से पकड़ लिया और उसे लाइट स्ट्रीट से दूर घसीटते हुए ले गए। कुछ ही देर बाद ब्लैक नाइट्स भी घटनास्थल से तितर बितर हो गए। मास्टर ब्लैक फ्लेम, यहाँ क्या हो रहा है?
क्या ब्रिलियंट वॉरगॉड ने लॉग ऑफ नहीं किया था? तर्क के अनुसार उनका शरीर भी गायब हो जाना चाहिए था। एक्वा रोज ने शिफैन की ओर देखा, उसकी चमकती आंखें झपकती हुई पूछ रही थीं। हालांकि एक्वा रोज को नहीं पता था कि वह शिफैन से क्यों पूछ रही है, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि शिफैन को इसका जवाब पता होगा। अगर शिफैन को पता होता कि एक्वा रोज ने उससे इस मामले के बारे में सहज प्रवृत्ति से पूछा था, तो एक महिला की अंतर्ज्ञान की भयावहता निश्चित रूप से उसे चौंका देती। एक्वा रोज का सवाल सुनकर शिफैन ने बस मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा होना चाहिए कि सिस्टम खिलाड़ियों को सजा से बचने की अनुमति न दे। ब्लैकविंग सिटी का फैसला निस्संदेह व्यवस्था का फैसला था। अगर ब्रिलियंट वॉरगॉड को उचित दंड मिला होता तो उसे मामूली कीमत ही चुकानी पड़ती। लेकिन अगर ब्रिलियंट वॉरगॉड अपना खाता डिलीट करके दोबारा बनाता, तो न सिर्फ उसे अपने पुराने पैसे और उपकरण खोने पड़ते, बल्कि वह गॉड्स डोमेन में अर्जित अपनी सारी प्रतिष्ठा भी खो देता। प्रतिष्ठा अर्जित करना आसान नहीं था। आखिर प्रतिष्ठा अंक दिलाने वाले कई मिशन यूनिक मिशन थे। तो बात कुछ ऐसी है। एक्वा रोज मामले की सच्चाई समझ गई थी। वरना अगर हर कोई कुछ भी गलत काम करते ही अपने खाते डिलीट करके दोबारा बना ले, तो क्या इससे गॉड्स डोमेन में अफरा तफरी नहीं मच जाएगी? हालांकि समय बीतने के साथ साथ खिलाड़ियों का स्तर भी बढ़ता जाएगा और ऐसी घटनाओं की संभावना भी कम होती जाएगी। आखिर खिलाड़ियों ने अपने गॉड्स डोमेन खातों को बनाने में काफी समय और ऊर्जा लगाई थी। दोबारा शुरू करने का साहस शायद ही किसी में होगा। लेकिन अगर खिलाड़ियों को ब्रिलियंट वॉरगॉड जैसी स्थिति का सामना करना पड़े, तो उनमें से ज्यादातर लोग खाता डिलीट करके दोबारा बनाना ही चुनेंगे। आखिर दोबारा शुरू करना कहीं ज्यादा तेज होगा और यह सिस्टम का फायदा उठाने का एक तरीका भी हो सकता है। जाहिर है मेन गॉड सिस्टम ऐसी गलती नहीं करेगा। ब्रिलियंट वॉरगॉड पर आए विपत्ति के बारे में एक्वा रोज ने जरा भी सहानुभूति नहीं दिखाई। इसके विपरीत वह शिफैन की महत्वपूर्ण सहायता के लिए अत्यंत आभारी थी। उसके और ब्रिलियंट वॉरगॉड के परिवार हमेशा से एक दूसरे के मित्र रहे थे और दोनों परिवार विवाह के माध्यम से अपनी संपत्ति और प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। दूसरी ओर एक्वा रोज ने शुरू से ही इस विचार का विरोध किया था। वह अपने लिए एक विरासत बनाना चाहती थी और इस विवाह का विरोध करने के लिए अपने परिवार में अपनी बात रखने का अधिकार बढ़ाना चाहती थी। ईश्वर के राज्य ने संयोगवश उसे यह बेहतरीन अवसर प्रदान किया था। जब तक वह ईश्वर के राज्य में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती थी और साथ ही प्रतिभाशाली युद्ध देवता के कार्यों को भी इसमें शामिल कर सकती थी, तब तक वह आसानी से दोनों परिवारों के बीच विवाह की धारणा को समाप्त कर सकती थी। ब्रिलियंट वॉरगॉड के मामले को निपटाने के बाद शिफैन और एक्वा रोज रेस्तरां लौट आए और अपनी व्यावसायिक बातचीत फिर से शुरू कर दी। असल में शिफैन गॉड स्लेयर के ठिकाने की जांच करना चाहता था। हालांकि उसने फिलहाल इसे टाल दिया। भगवान के क्षेत्र में खंडहर पर्वत श्रृंखला मनुष्यों के लिए पूरी तरह से वर्जित स्थान था। शिफैन के पिछले जीवन में कई खिलाड़ी इस तथ्य पर विश्वास नहीं करते थे। अंततः जो भी वहां गया उसे केवल मृत्यु ही मिली। तब से किसी ने भी लापरवाही से खंडहर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने का साहस नहीं किया। शिफैन की वर्तमान शक्ति के साथ खंडहर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना तो दूर की बात है, खंडहर पर्वत श्रृंखला तक जाने वाला मार्ग भी शिफैन के लिए एक असंभव चुनौती प्रस्तुत करता है। वह मानचित्र पर चिन्हित स्थान तक कैसे पहुंचेगा? फिलहाल उसके पास एकमात्र विकल्प अपनी ताकत बढ़ाना था। जब उसके पास पर्याप्त ताकत आ जाएगी, तब वह वहां जाने का रास्ता सोच सकता था। मास्टर ब्लैक फ्लेम, ये वो विभिन्न गहराई सामग्रियां हैं जिनकी आपने मांग की थी। थैले में जगह कम होने के कारण मैं केवल दुर्लभ और कीमती सामग्रियां ही ला पाई हूं। इस बार मास्टर ब्लैक फ्लेम ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं इन्हें आपको कम दाम में बेच रही हूं। आपको बस इसके लिए 43 सोने के सिक्के देने होंगे। एक्वा रोज ने लेन देन की सूची दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इन सभी सामग्रियों की कुल खरीदारी 37 सोने के सिक्कों से थोड़ी अधिक हुई। मूल रूप से एक्वा रोज इन सभी सामग्रियों को शिफैन को 50 सोने के सिक्कों में बेचना चाहती थी, लेकिन शिफैन द्वारा उसकी मदद करने के कारण उसने इस लेन देन में थोड़ा कम कमाना चुना। शुरुआत में एक्वा रोज के पास इन सभी सामग्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त सोने के सिक्के नहीं थे। हालांकि पिछली बार शिफैन से खरीदे गए ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिंग डिजाइन से उसे काफी मुनाफा हुआ। उसने न केवल 100 से अधिक सोने के सिक्के कमाए, बल्कि फोर्जिंग डिजाइन खरीदने में खर्च किए गए सभी क्रेडिट भी वापस पा लिए। उसके पास अभी भी काफी सारे ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिंग डिजाइन बचे हुए थे। अगर वह उन सभी को बेच देती तो वह अभी भी दसियों सोने के सिक्के और लाखों क्रेडिट कमा सकती थी।
ट्वाइलाइट इको जैसी शीर्ष श्रेणी की गिल्ड के पास भी वर्तमान में केवल 20 से 30 गोल्ड ही उपलब्ध थे। वहीं एक्वा रोज के पास 100 गोल्ड से अधिक थे, जिससे गिल्ड के वरिष्ठ सदस्यों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। लाभ का पहला स्वाद चखने के बाद एक्वा रोज को उस आश्चर्य का बेसब्री से इंतजार था जो शी फैंग रचने वाला था। 43 गोल्ड। जब शी फैंग ने लेन देन की सूची देखी तो उसका दिल एक धड़कन चूक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक्वा रोज इतनी काबिल होगी। उसने वाकई में इतनी सारी सामग्रियां इकट्ठा कर ली थीं। लेन देन की सूची पर सरसरी नजर डालने से पता चला कि सूचीबद्ध सभी सामग्रियां दुर्लभ थीं, जो मिस्टीरियस आयरन और सीक्रेट सिल्वर श्रेणी की वस्तुएं बनाने के लिए आवश्यक थीं। यहां तक कि कुछ बेहद दुर्लभ फाइन गोल्ड श्रेणी की सामग्रियां भी थीं। खेल के इस चरण में स्टार मून किंगडम में खिलाड़ियों के लिए इनमें से कोई भी सामग्री मिलना बिल्कुल असंभव था। एक्वा रोज ने बड़ी मात्रा में हार्टस्टोन भी खरीदे थे क्योंकि शी फैंग ने विशेष रूप से इनकी मांग की थी। अब एक्वा रोज के पास शी फैंग के लिए लगभग 1000 स्टैक हार्टस्टोन थे, जिससे उसके अयस्क के थैले पूरी तरह भर गए थे। शी फैंग को यह मानना ही पड़ा कि अयस्क देश का नाम बिल्कुल सही रखा गया है। अयस्क की थैलियां सामान्य थैलियों से भिन्न थीं। इन्हें विशेष रूप से गढ़ाई सामग्री रखने के लिए बनाया गया था, इसलिए इन थैलियों में भंडारण की जगह बहुत अधिक थी और प्रत्येक थैली सामान्य थैली से कई गुना, कुछ तो कई 10 गुना तक बड़ी थी। एक्वा रोज के मामले में उसकी मुख्य थैली में 100 खाने थे। इसके अलावा उसकी बाकी 6 थैलियां भी अयस्क की थैलियां थीं। उसकी प्रत्येक अयस्क थैली में वस्तुओं के लिए 350 खाने थे और इस समय सभी 6 थैलियां पूरी तरह भरी हुई थीं। एक्वा रोज जिस देश से आई थी वहां अयस्कों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए एक्वा रोज ने शी फैंग को हार्टस्टोन का प्रत्येक ढेर केवल 80 तांबे के सिक्कों में बेचा। संभवतः एक्वा रोज ने ये सभी हार्टस्टोन इससे भी कम कीमत पर खरीदे थे। स्टार मून किंगडम में बिकने वाले हार्टस्टोन की तुलना में ये हार्टस्टोन बहुत सस्ते थे। अभी हार्टस्टोन का प्रत्येक ढेर 3 चांदी के सिक्कों में बिक रहा था। शी फैंग इन हार्टस्टोन को अन्य खिलाड़ियों को बेचकर अपनी लागत से कई गुना अधिक लाभ कमा सकता था। इसके अलावा वे खिलाड़ी इन हार्टस्टोन के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा भी करते। हालांकि शी फैंग भी एक ही लेन देन में 43 सोने के सिक्के खर्च नहीं कर सकता था। सौभाग्य से शी फैंग पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपने थैले से 8वें और 9वें स्तर के कांस्य उपकरणों का ढेर और काफी मात्रा में रहस्यमय लोहे के उपकरण निकाले। उसने इनमें से अधिकांश उपकरण स्वयं बनाए थे, जबकि शेष उसने चांदनी वन से प्राप्त किए थे। हालांकि सबसे आकर्षक उपकरण 10वें स्तर की गुप्त चांदी श्रेणी की एकधारी तलवारें सिल्वर डॉन्स थीं, जिन्हें शी फैंग ने स्वयं बनाया था। गुप्त चांदी के हथियार यहां तक कि एक उच्च कोटि के गिल्ड के लिए भी अत्यंत दुर्लभ थे। सामान्यतः गिल्ड के शीर्ष स्तर के सदस्यों के पास ही 2 से 3 गुप्त चांदी श्रेणी की वस्तुएं होती थीं, जबकि गिल्ड के अभिजात वर्ग के सदस्य तो एक भी गुप्त चांदी की वस्तु प्राप्त करने का सपना भी नहीं देख सकते थे। पलक झपकते ही शी फैंग ने निजी कमरे को उपकरणों से भर दिया, जिससे सभी देखने वालों की आंखें चौंधिया गईं। एक सामान्य गिनती के अनुसार शी फैंग के पास 500 से अधिक उपकरण थे। एक्वा रोज ये देखकर तुरंत स्तब्ध रह गई। कुछ सेकंड बीतने के बाद ही वह धीरे धीरे संभली और शी फैंग को देखते हुए उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। इतने सारे उपकरणों से एक बड़ी कुलीन टीम को आसानी से सुसज्जित किया जा सकता था। इसके अलावा इनमें से अधिकांश उपकरण शी फैंग ने स्वयं बनाए थे। एक्वा रोज ये देखकर बहुत हैरान थी कि शी फैंग अकेले इतने सारे उपकरण कैसे बना सकता है। आखिर उसने स्वयं उपकरण बनाने वालों को ऐसा करते देखा था। इस प्रक्रिया को एक शब्द में कहा जा सकता है, धीमी। ये सभी कांस्य और रहस्यमय लोहे श्रेणी के उपकरण थे। यदि इन्हें बनाते समय सावधानी न बरती जाए तो परिणाम आसानी से विफल हो सकता है। इसलिए इस गुणवत्ता के उपकरण बनाने की प्रक्रिया सामान्य उपकरणों की तुलना में निश्चित रूप से बहुत धीमी थी। पिछली बार जब एक्वा रोज शी फैंग से मिली थी तब से केवल 3 दिन से थोड़ा अधिक समय बीता था। यदि शी फैंग इस दौरान बिना सोए और बिना खाए लगातार उपकरण बनाता भी रहता, तब भी उसके लिए इतने सारे उपकरण बनाना असंभव होना चाहिए। मिस एक्वा, मैं उपकरण पहले ही ले आया हूँ। कीमत बताए, शी फैंग मुस्कुराया। एक्वा रोज को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। असल में उसका इरादा शी फैंग से बड़ा मुनाफा कमाने का था, लेकिन उसके सामने रखे 500 से ज्यादा उच्च स्तरीय उपकरणों को देखते हुए अगर वह खुद को शी फैंग को बेच भी देती तो भी शायद ये काफी नहीं होता। रेस्तरां का निजी कमरा बहुत बड़ा था। हालांकि शी फैंग द्वारा लाए गए सभी हथियारों और उपकरणों को रखने के लिए वह पर्याप्त नहीं था। पूरा कमरा इस समय सामान से भरा हुआ था।
काफी देर तक गिनने के बाद एक्वा रोज को आखिरकार शी-फैंग द्वारा लाए गए हथियारों और उपकरणों की सही संख्या का अंदाजा हो गया। इनमें 200 से अधिक लेवल 8 और उससे ऊपर के कांस्य हथियार, 300 से अधिक लेवल 8 और उससे ऊपर के कांस्य उपकरण, 70 लेवल 9 और उससे ऊपर के रहस्यमय लोहे के हथियार, 80 लेवल 9 और उससे ऊपर के रहस्यमय लोहे के उपकरण और 20 लेवल 10 सिल्वर डॉन शामिल थे। वहां लगभग 700 हथियार और उपकरण थे। इतने उपकरणों के साथ एक्वा रोज को 100 लोगों की टीम को भी तैयार करने में कोई समस्या नहीं होती। सिल्वर डॉन की शक्तियां विशेष रूप से भयावह थीं। ब्रिलियंट वॉरगॉड के पास मौजूद विशाल भालू युद्ध कुल्हाड़ी की तुलना में सिल्वर डॉन की शक्तियां कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। ट्वाइलाइट इको ने ब्रिलियंट वॉरगॉड के लेवल 9 जायंट बेयर वारेक्स को हासिल करने के लिए अपने कई कुलीन सदस्यों का बलिदान दिया था। आखिरकार चिफटेन रैंक के फील्ड बॉस से मुकाबला करते समय 20 से अधिक कुलीन खिलाड़ियों का नुकसान होना तो एक सामान्य घटना ही थी। गॉड्स डोमेन में सरदार रैंक के फील्ड बॉस बेहद दुर्लभ थे और उनसे मिलना पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था। इसके अलावा उनसे मिलने के बाद उन्हें हराने के लिए बलिदान देना आवश्यक था। ये गिल्ड के कुलीन सदस्यों के जीवन का उपकरणों के बदले बलिदान था और यह गिल्ड के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। फिर भी शी-फैंग ने लापरवाही से 20 गुप्त चांदी के हथियार प्रदर्शित किए। एक्वा रोज को अब शी-फैंग का वर्णन करना मुश्किल लग रहा था। असीम शक्ति होने के बावजूद एक जालसाज के रूप में उसके मानदंड भी उच्चतम थे, क्योंकि एक्वा रोज ने अभी तक किसी भी खिलाड़ी द्वारा गुप्त चांदी श्रेणी की वस्तु बनाने की खबर नहीं सुनी थी। शी-फैंग का अस्तित्व ही दूसरों के लिए निराशा का कारण था। इसी बीच एक्वा रोज को आखिरकार यह समझ आ गया था कि एक जालसाज कितना भयावह हो सकता है। अगर किसी गिल्ड के पास शी-फैंग जैसा कोई कुशल कारीगर होता तो उस गिल्ड को उपकरण हासिल करने की चिंता ही नहीं करनी पड़ती। बस उनके पास डिजाइन होने चाहिए और वे जब चाहें, जो चाहें, बना सकते थे। उन्हें बॉस को मारने में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा किसी बेहद शक्तिशाली बॉस को मारने से बस कुछ ही उपकरण मिलते। दूसरी तरफ अगर कारीगर के पास जरूरी सामान होता तो वह जितने चाहे उतने उपकरण बना सकता था। ये तरीका कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक था। मिस एक्वा, आप थोड़ी पीली लग रही हैं। क्या आप ठीक हैं? शी-फैंग ने स्तब्ध एक्वा रोज को देखते हुए चिंता से पूछा। मैं। जैसे ही एक्वा रोज को होश आया, उसने अनजाने में अपने माथे से पसीना पोंछा। मैं ठीक हूं। मुझे क्या परेशानी हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि मिस एक्वा इतने सारे हथियार और उपकरण नहीं खरीद सकती? अगर ऐसा है तो आप जितने ले सकती हैं उतने ले लीजिए। शी-फैंग एक्वा रोज की स्थिति को समझ सकता था। आखिर एक उच्च कोटि का गिल्ड भी इतने सारे उपकरण एक बार में नहीं खरीद सकता। एक्वा रोज की तो बात ही अलग है। मास्टर ब्लैक फ्लेम, मुझे ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन क्या हम क्रेडिट्स में लेन देन कर सकते हैं? नहीं तो अगर मैं मास्टर ब्लैक फ्लेम को अपने सारे सोने के सिक्के दे दूंगी तो मैं भूखी मर जाऊंगी। एक्वा रोज ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों के सामने इतनी सारी अच्छी चीजें थीं और अभी उन सभी को न खा लेना पाप होगा। विभिन्न बड़े गिल्डों में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी थी? जवाब स्पष्ट था, उच्च स्तरीय हथियार और उपकरण। संयोगवश गिल्डों को लेवल 8 और उससे ऊपर के हथियारों और उपकरणों की ही सबसे ज्यादा कमी थी। इस समय बाजार में लेवल 8 के कांस्य उपकरण का एक टुकड़ा भी 20 सिल्वर से अधिक का था। लेवल 8 के कांस्य हथियार 30 सिल्वर या उससे अधिक में बिक रहे थे, जबकि लेवल 9 के रहस्यमय लोहे के उपकरण 50 सिल्वर या उससे अधिक के थे और लेवल 9 के रहस्यमय लोहे के हथियार 80 सिल्वर या उससे अधिक में बिक रहे थे। लेवल 10 के गुप्त सिल्वर हथियार, जिन्हें सिल्वर डॉन्स कहा जाता है, अनमोल खजाने थे और कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से उन्हें बेचना नहीं चाहता था। अगर सिल्वर डॉन की कीमत तय की जाए तो उसकी विशेषताओं को देखते हुए कम से कम इसकी कीमत 2 सोने के सिक्के या उससे अधिक होनी चाहिए। 20 सिल्वर डॉन 40 सोने के सिक्कों के बराबर होंगे। यह एक्वा रोज के पास मौजूद खेल की कुल मुद्रा का लगभग आधा हिस्सा था। इसके अलावा ये सिल्वर डॉन की अब तक की सबसे कम कीमत थी। कोई बात नहीं, मैं बिल के एक हिस्से के लिए 50 सोने के सिक्कों के अलावा ये ढलाई का सामान ले लूंगा। बाकी का भुगतान आप क्रेडिट से कर सकते हैं। शी-फैंग ने कुछ सोचने के बाद कहा। यह एक्वा रोज काफी देर तक हिचकिचाती रही, लेकिन अंत में उसने दांत पीसते हुए सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई। शी-फैंग की बातें सुनकर एक्वा रोज को सचमुच इच्छा हुई कि काश वह शी-फैंग को अपनी टीम में शामिल कर पाती। कुछ ही पलों में शी-फैंग ने उसकी मेहनत से कमाए हुए सोने के सिक्कों का आधा से ज्यादा हिस्सा छीन लिया था। एक्वा रोज के मन में अत्यधिक निराशा उमड़ रही थी।
हालांकि एक्वारोस को अचानक एहसास हुआ कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो शी-फैंग को उसकी ओर आकर्षित कर सके। हथियारों और उपकरणों की बात करें तो एक जालसाज होने के नाते शी-फैंग के पास इनकी कोई कमी नहीं थी। उसकी कमाई करने की क्षमता स्पष्ट थी। प्रतिष्ठा की बात करें तो भले ही वह अभी एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन जैसे ही ब्लैक फ्लेम फोर्जर का नाम फैलेगा, उसकी प्रतिष्ठा निस्संदेह बढ़ जाएगी और वह दूसरों का सम्मान प्राप्त करेगा। बस एक ही चीज बाकी थी, एक गर्लफ्रेंड। अगर शी-फैंग के पास अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो एक्वारोस की एलीट टीम में कई खूबसूरत लड़कियां थीं। हर एक की खूबसूरती किसी का भी दिल जीत सकती थी और उनके शरीर का आकार भी बहुत सुडौल था। कई मर्द अक्सर इन लड़कियों को रिझाने की कोशिश करते थे। अगर एक्वारोस अपनी टीम की किसी खूबसूरत लड़की को शी-फैंग से मिलवा पाती तो वो मालामाल हो जाती। हालांकि अगर वह अभी शी-फैंग से यह सवाल पूछेगी तो ये सरासर मूर्खता होगी। उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक उनका रिश्ता और मजबूत न हो जाए, उसके बाद ही वह कुछ सुराग तलाश सकती है। अगर शी-फैंग को पता चल जाए कि एक्वारोस के मन में इस समय क्या चल रहा है, तो शायद वह उसे डराकर भगा देगी। आखिर किसने सोचा होगा कि इतनी सुंदर और हंसमुख एक्वारोस इतनी चालाक हो सकती है। बहुत जल्दी ही उन दोनों ने अपना लेन देन पूरा कर लिया। उपकरण बेचकर 43 सोने के सिक्कों के बराबर सामग्री प्राप्त करने के अलावा शी-फैंग ने अतिरिक्त 50 सोने के सिक्के और 2 मिलियन से अधिक क्रेडिट भी प्राप्त किए। महज 3 दिनों की मेहनत से शी-फैंग ने अपने द्वारा शुरू में खर्च किए गए 10 से अधिक सोने के सिक्कों को पल भर में 10 गुना से भी अधिक बढ़ा दिया था। शी-फैंग ने इस सौदे से भारी मुनाफा कमाया था। इस बार सोने के सिक्कों के मामले में शी-फैंग एक बार फिर व्हाइट रिवर सिटी का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। इस बीच एक्वारोस भी बेहद खुश थी। इतने सारे हथियारों और साजो सामान के साथ वह अपनी सेना को बहुत मजबूत कर सकती थी और बहुत जल्द उसे ट्वाइलाइट इको की नंबर 1 सेना बना सकती थी। उस समय बोलने का उसका अधिकार भी बढ़ जाएगा और वे बड़े बुजुर्ग उसके सामने बकवास करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। मास्टर ब्लैक फ्लेम, क्या हम अगले सौदे की तारीख 4 दिन बाद तय कर सकते हैं? संयोग से ये दिन ब्लैकविंग नीलामी के दिन से मेल खाता है। आपका क्या विचार है? अनजाने में ही एक्वारोस अब शी-फैंग को एक अच्छे दोस्त की तरह मानती थी। ठीक है, मैं पास पर बचे हुए उपयोगों की संख्या भी बचा सकता हूं। शी-फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। इस बार उसने जरूरत से ज्यादा कमा लिया था। उसे नए हथियार और उपकरण बनाने के लिए भी काफी समय चाहिए था। अब जबकि एक्वारोस को अभी ब्लैकविंग सिटी के अतिरिक्त पास प्राप्त करने थे, समय विस्तार मिलना भी फायदेमंद था। कुछ देर बाद दोनों अलग हो गए। शी-फैंग फिर और फ्रॉस्ट ग्रेनेड खरीदने चला गया। इस बार उसने 18 सोने के सिक्कों में 200 इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेड का पूरा पैकेट खरीदा। उसने 13 सोने के सिक्के और 50 चांदी के सिक्कों में 1000 बेसिक फ्रॉस्ट ग्रेनेड के 5 पैकेट भी खरीदे। देखते ही देखते उसने 31 सोने के सिक्के और 50 चांदी के सिक्के खर्च कर दिए। हालांकि शी-फैंग को इसका कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि एक्वारोस से अभी अभी मिली रकम तो बस शुरुआत थी। असली हिमखंड अभी भी उसकी मुट्ठी में था और वो था बेहद लोकप्रिय हार्टस्टोन। एक्वारोस के लिए धार तेज करने वाले पत्थर न तो दुर्लभ थे और न ही खास। आखिर अयस्क देश से होने के कारण ऐसी वस्तुएं वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थीं। वहां पत्थर बनाने वालों की संख्या बैल के बालों जितनी प्रचुर थी, इसलिए उन्हें ऐसी वस्तुओं की कोई खास जरूरत नहीं थी। हालांकि स्टार मून किंगडम के लिए कहानी अलग थी, जहां व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के विभिन्न गिल्ड अपने स्तर को बढ़ाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। इन गिल्डों को हार्टस्टोन की सख्त जरूरत थी, लेकिन इन्हें हासिल करना बेहद मुश्किल था। शायद वे अभी जरूरत से ज्यादा चिंता करते करते गंजे भी हो जाएं। जहां तक इन गिल्डों के व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने की बात है, शी-फैंग को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि ये गिल्ड अचानक से सान पत्थरों की अपनी आवश्यकता को बंद कर देंगे। व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने के बाद भी टिकाऊपन की समस्या उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए शी-फैंग को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि वह अपने कठोर पत्थरों को बेच नहीं पाएगा। उसे बस ये तय करना था कि वह उन्हें किस कीमत पर बेचेगा। जैसे ही शी-फैंग व्हाइट रिवर सिटी लौटने ही वाला था, ब्लैकी ने अचानक खबर भेजी। भाई फैंग, यह अच्छा नहीं है। इस समय व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के सभी गिल्ड आपकी तलाश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आपने आधिकारिक मंचों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के सभी गिल्ड हमें वांछित सूची में डाल देंगे। ब्लैकी का संदेश पढ़ने के बाद शी-फैंग असमंजस में पड़ गया। व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के गिल्ड बिना किसी कारण के अचानक उनसे क्यों पंगा लेना चाहेंगे? इतना ही नहीं, वे तो इसका स्पष्टीकरण भी चाहते थे।
वे उससे क्या स्पष्टीकरण चाहते थे। हालांकि शी फैंग ने इस मामले पर आगे ध्यान नहीं दिया। व्हाइट रिवर सिटी लौटने के बाद ही उसे सारी जानकारी मिल पाएगी, यही उसके लिए बेहतर होगा। इसलिए उसने 7 लुमिनरीज क्रिस्टल निकाला और टेलीपोर्ट करके व्हाइट रिवर सिटी पहुंच गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेवल 10 मॉन्स्टर एरिया व्हाइट सैंड रूइंस। 40 सदस्यों की एक विशिष्ट टीम इस समय लेवल 10 के रेगिस्तानी 2 सिर वाले सांपों का सफाया कर रही थी। टीम के प्रत्येक सदस्य ने संगठित तरीके से कार्रवाई की और बहुत जल्दी ही टीम ने दर्जनों रेगिस्तानी 2 सिर वाले सांपों को मार गिराया, जिससे उन्हें प्रचुर मात्रा में अनुभव प्राप्त हुआ। यह विशिष्ट टीम मार्शल यूनियन नामक गिल्ड की थी, जिसे शी फैंग ने रेड लीफ टाउन से खदेड़ दिया था। वहीं इस टीम का नेता अनस्टेबल डेवस्टेशन था। बॉस अनस्टेबल, काम हो गया है। मैंने उन्हें शर्तें, फायदे और नुकसान सब बता दिए हैं। उस समय हम वो राज साझा करेंगे जिससे शी फैंग ने जल्दी से लेवल 10 हासिल किया था। फिलहाल कुल 8 अनरेटेड गिल्ड्स हमारे छोटे से गठबंधन में शामिल होने के लिए राजी हो गए हैं। एक हत्यारा दौड़ता हुआ आया और रिपोर्ट दी। शाबाश, तुमने अच्छा किया, अनस्टेबल डेवस्टेशन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, ये फैंग, तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। तुमने मेरी बात अनसुनी करने की हिम्मत कैसे की? अब पूरे व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र को वह रहस्य पता चल गया है जिसका इस्तेमाल करके तुम लेवल 10 तक पहुंचे थे। मैंने अपना गठबंधन भी बना लिया है। चाहे तुम वह रहस्य बताओ या न बताओ, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। जब शी फैंग ने उसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था, तो अनस्टेबल डेवस्टेशन काफी देर तक स्तब्ध रह गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि शी फैंग इतनी निर्णायक कार्रवाई करेगा। हालांकि चूंकि अनस्टेबल डेवस्टेशन शी फैंग को धमकियों से वश में नहीं कर सका, इसलिए उसने शी फैंग से निपटने के लिए एक और कठोर तरीका अपनाया और इस रहस्य को सभी अन्य गिल्डों के सामने उजागर कर दिया। अब जब विभिन्न बड़े गिल्डों के बीच प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र हो गई थी, तो हर गिल्ड अपने सदस्यों का स्तर तेजी से बढ़ाकर 10 तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत था। इसी बीच शी फैंग के पास एक ऐसा गुप्त रहस्य था जिससे ये गिल्ड भी ऐसा कर सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये सभी बड़े गिल्ड इसे हासिल करना चाहते थे। आखिरकार जहां अन्य गिल्ड अभी भी लेवल 10 तक पहुंचने की चिंता में डूबे हुए थे, वहीं शी फैंग की पूरी टीम पहले ही लेवल 10 पर पहुंच चुकी थी और वर्तमान में व्हाइट रिवर सिटी में खुद को और विकसित कर रही थी। उनकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। फिलहाल शी फैंग की टीम ने व्हाइट रिवर सिटी में उपलब्ध सभी संसाधनों पर कब्जा कर लिया था। इस पहुंच के साथ वे अंतर को और भी बढ़ा सकते थे। जब तक व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के अधिकांश खिलाड़ी व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करेंगे, तब तक शी फैंग की टीम शहर में उपलब्ध सभी उच्च स्तरीय संसाधन क्षेत्रों पर कब्जा कर चुकी होगी। ऐसे में अन्य खिलाड़ी व्हाइट रिवर सिटी में कैसे घुल मिल पाएंगे? कहने का तात्पर्य ये था कि यदि कोई भी गिल्ड शी फैंग के लेवलिंग सीक्रेट को प्राप्त कर लेता है, तो वह भविष्य में व्हाइट रिवर सिटी में एक तानाशाह बन जाएगा। ऐसी आकर्षक स्थिति को देखते हुए भला कौन इसका विरोध कर सकता है? इतना ही नहीं, शी फैंग एक स्वतंत्र खिलाड़ी था। उसे किसी बड़ी शक्ति का संरक्षण प्राप्त नहीं था। ईश्वर का साम्राज्य अभी भी इतना दयालु नहीं था कि किसी कमजोर को खजानों पर एकाधिकार करने दे। जब खजाने खुलेआम मिल रहे थे, तो भला इनमें से कोई भी गिल्ड इस मौके को कैसे जाने देता? वे इसे हथियाने के लिए हर संभव प्रयास करते। निष्पक्ष व्यापार के माध्यम से लेवलिंग सीक्रेट प्राप्त करने की बात तो असंभव थी। आखिर निष्पक्ष व्यापार का मूल मानदंड ये था कि दोनों पक्षों की शक्ति बराबर होनी चाहिए। भला एक अकेला स्वतंत्र खिलाड़ी किसी बड़े गिल्ड के बराबर कैसे हो सकता है? अगर शी फैंग ने आज्ञाकारी रूप से समतलीकरण का रहस्य नहीं सौंपा, तो उसका केवल एक ही अंत होगा, मृत्यु। लेकिन अगर वह इसे सौंप भी देता, तो भी मौत ही उसका एकमात्र इंतजार कर रही होती। यही कमजोरों का दुख था। इस समय तो अस्थिर विनाश को भी शी फैंग पर दया आ रही थी। लेकिन इस मूर्ख को उसकी दयालु सलाह ठुकराने के लिए किसने कहा था? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। व्हाइट रिवर सिटी व्यापार क्षेत्र बैंक। जैसे ही शी फैंग व्हाइट रिवर सिटी लौटा, उसने तुरंत अपने पास मौजूद सारा सामान बैंक में जमा कर दिया। अपने गोदाम में 10,000 से अधिक खाने पूरी तरह भरे देखकर शी फैंग भावुक हो गया। आखिर अपने पिछले जीवन में उसके पास इतना समृद्ध और शानदार गोदाम नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह इन सभी सामानों को बेच दे तो कितना पैसा कमा सकता है। कम से कम इतना तो उसकी गिल्ड के आरक्षित कोष के लिए पर्याप्त होगा। वास्तव में शी फैंग की वर्तमान प्रसिद्धि उन्हें आसानी से एक गिल्ड स्थापित करने की अनुमति दे सकती थी। हालांकि शी फैंग ने इसे निश्चित रूप से लेकिन धीरे धीरे करने का विकल्प चुना। उन्हें पहले गिल्ड के कल्याण का ध्यान रखना था।
इसके बाद उनके द्वारा स्थापित गिल्ड दुनिया को चौंका देगा और कोई भी शक्ति उसे छू नहीं पाएगी। यहाँ तक कि अगर वे तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के गिल्ड उनके गिल्ड को दबाना चाहें, तो भी वे उनके गिल्ड के तीव्र विकास को रोक नहीं पाएंगे। आखिरकार उस समय तक उनके गिल्ड के पास एक मजबूत नींव और विशाल धन होगा, एक छोटी मोटी झड़प इसे आसानी से नष्ट नहीं कर पाएगी। अपने गोदाम को साफ सुथरा करने के बाद शी फैंग ने अपने सिस्टम मैसेज लॉग को खोला और ये देखने की कोशिश की कि वास्तव में क्या हो रहा था। पहले अस्थिर तबाही से अपने व्यापार को बाधित होने से बचाने के लिए शी फैंग ने अपने सिस्टम के संचार और संदेशों को इस तरह सेट किया था कि अजनबी उसे परेशान न कर सकें। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि ऐसा करने के दौरान इतनी सारी घटनाएं घटित होंगी। व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने के समय की तुलना में अब उसे प्राप्त होने वाले संदेशों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई थी। इनमें से अधिकांश संदेश स्वतंत्र खिलाड़ियों द्वारा भेजे गए थे, जबकि विभिन्न गिल्डों द्वारा अल्प संख्या में भेजे गए थे। इनमें से कुछ संदेशों को पढ़ने के बाद शी फैंग को इन खिलाड़ियों की मंशा का सामान्य सार समझ में आ गया। इनमें से अधिकांश खिलाड़ी लेवल 10 तक जल्दी पहुंचने की उनकी रणनीति को निजी तौर पर खरीदना चाहते थे, जबकि कुछ खिलाड़ियों ने सीधे तौर पर शी फैंग से रणनीति सौंपने की मांग की। स्वाभाविक रूप से इस अल्पसंख्यक समूह में गिल्ड के प्रतिनिधि शामिल थे। उनके संदेशों के हर शब्द में दृढ़ता थी। हालांकि उन्होंने धमकी भरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उनका इरादा स्पष्ट था। उन्होंने शी फैंग से कहा कि वह जो चाहे करे, लेकिन उसे परिणामों की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस बीच मंचों पर स्पष्टीकरण की मांग करना भी इन्हीं गिल्डों की करतूत थी। वे स्पष्ट रूप से उसे घेरने की कोशिश कर रहे थे। सौभाग्यवश जिन गिल्डों ने सीधे तौर पर शी फैंग को लेवलिंग रणनीति सौंपने का सुझाव दिया था, वे सभी अनरेटेड थे, उनमें से एक भी रेटेड गिल्ड नहीं था। अस्थिर विनाश शी फैंग की भौहें सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में एक भयावह युद्ध भावना झलक रही थी। यह अनस्टेबल डेवस्टेशन द्वारा रची गई एक साजिश थी ताकि उसे ऐसी नरक जैसी स्थिति में धकेल दिया जाए जहां से मुक्ति पाना असंभव हो। अपने पिछले जीवन के अनुभवों से शी फैंग ने एक बात स्पष्ट रूप से समझ ली थी। एक भूखा भूत कभी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं खा सकता। शैडो भी इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहा है। शी फैंग को फोरम पर एक नई पोस्ट मिली। यह अनस्टेबल डेवस्टेशन और कई अन्य गिल्ड्स द्वारा किए गए गठबंधन की घोषणा थी। उन्होंने शी फैंग से अनुरोध किया कि वह सभी को संतुष्ट करने के लिए अपनी लेवलिंग रणनीति सौंप दे, अन्यथा वे उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। इस बीच शैडो भी उन कई गिल्ड्स में से एक था जो इस गठबंधन में शामिल हो गया था। तुरंत ही बहुत से लोगों ने अनस्टेबल डेवस्टेशन के लिए अपना समर्थन दिखाया। वे सभी चाहते थे कि शी फैंग अपनी समतलीकरण रणनीति सौंप दे, जिससे सभी को लाभ हो। शी फैंग ने बस मुस्कुरा दिया। क्या उन्होंने सचमुच उसे ऐसा व्यक्ति समझा था जिसे आसानी से धमकाया जा सकता है, जिसे वे अपने वश में कर सकते हैं? यदि जेंटल स्नो के पास ये निर्णायक रहस्य होता, तो ये गिल्ड और खिलाड़ी कब से चुप हो गए होते, बल्कि वे उसकी प्रशंसा में गीत गाते और जय जयकार करते। इसके तुरंत बाद शी फैंग ने फोरम पर एक पोस्ट बनाई। लेवल 10 तक जल्दी पहुंचने की रणनीति 10 अरब क्रेडिट में बेच रहा हूं। सभी बेईमान खरीदारों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इसके बाद शी फैंग ने आधिकारिक फोरम को एक तरफ रख दिया और समय देखा। असल दुनिया में भोर होने वाली थी, इसलिए शी फैंग ने आराम करने के लिए तुरंत लॉग ऑफ कर दिया। हालांकि शी फैंग की पोस्ट तुरंत ही लोकप्रिय हो गई। शी फैंग द्वारा मांगी गई 10 अरब की कीमत देखकर लगभग सभी ने इस पर ध्यान दिया। जो लोग पहले शी फैंग से रणनीति को मुफ्त में सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे, अब वे और भी अधिक उग्रता से आलोचना करने लगे। 10 अरब क्रेडिट, इससे पहले तुम मर क्यों नहीं जाते? अनस्टेबल डेवस्टेशन और अन्य अज्ञात गिल्ड्स ने ये फैंग की पोस्ट देखते ही अनायास ही उसे कोसना शुरू कर दिया। ये फैंग तो पैसों के लिए पागल हो गया था। भला कौन बेवकूफ 10 अरब क्रेडिट से एक बेकार रणनीति खरीदने में खर्च करेगा? हालांकि कोई भी समझदार व्यक्ति शी फैंग के असली इरादों को आसानी से समझ सकता था। स्वाभाविक रूप से इन गिल्डों ने भी शी फैंग की बात समझ ली। ये शी फैंग का उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से संदेश भेजने का तरीका था, मानो कह रहा हो, क्या आप ये रहस्य मुफ्त में चाहते हैं? सपने देखते रहो। इसमें कोई शक नहीं कि शी फैंग ने इन गिल्डों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। ये फैंग, तुम खुद अपनी कब्र खोद रहे हो, अनस्टेबल डेवस्टेशन ने गुस्से में कहा, हालांकि उसके लहजे में थोड़ी सी शेखी भी झलक रही थी। वह शिफैंग द्वारा गरीब होने का उपहास किए जाने से क्रोधित था, जबकि शिफैंग से निपटने के लिए 30 से अधिक गिल्ड मौजूद होने से प्रसन्न भी था। भले ही शिफैंग कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करते ही उसका सफाया हो जाएगा।
हाँ, अगर शी-फैंग पिछली बार की तरह ही व्हाइट रिवर सिटी से इन सभी गिल्डों को निष्कासित कर दे तो बात अलग है। लेकिन क्या ये संभव था? टेल नोट्स 1 एक भूखा भूत कभी भी पर्याप्त नहीं खा सकता, ये दर्शाता है कि लालच अंतहीन है। शी-फैंग के लॉग ऑफ करने के कुछ ही समय बाद शी-फैंग द्वारा फोरम पर छोड़ी गई पोस्ट तुरंत लोकप्रिय हो गई। एक दृश्य 10 बन गया, 10 100 बन गए। खिलाड़ियों में गपशप करने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए वे इस शानदार तमाशे को देखने से चूकना नहीं चाहते थे। महज 20 मिनट के भीतर व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के लगभग सभी खिलाड़ियों को इस मामले की जानकारी मिल गई थी। जिन गिल्डों ने शी-फैंग से लेवलिंग रणनीति की मांग की थी, वे सभी क्रोधित हो गए। अरे यार, उस छोटे कमीने के बारे में सारी जानकारी ढूंढो। मैं न सिर्फ उसे लेवल 0 पर पहुंचा दूंगा, बल्कि उसके सारे दोस्तों को भी लेवल 0 पर पहुंचा दूंगा। घोस्ट व्हील को अपमानित करने की हिम्मत करने के बाद अब वो भगवान के क्षेत्र में दखल देने के बारे में सोचना भी मत। घोस्ट व्हील के गिल्ड लीडर स्लीपिंग बोन्स अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गए। हालांकि घोस्ट व्हील एक अनरेटेड गिल्ड थी, फिर भी 5000 से अधिक सदस्यों वाली एक बड़ी गिल्ड थी। फिर भी एक अकेला स्वतंत्र खिलाड़ी उन्हें नीचा दिखा रहा था। अगर वे चुपचाप ये सब सहते रहे तो भविष्य में वे सार्वजनिक रूप से कैसे अपना चेहरा दिखा पाएंगे? नेता, मैंने पहले ही उसकी जांच कर ली है, एक एलिमेंटलिस्ट ने कहा। बोलो। चूंकि उसने घोस्ट व्हील को नीचा दिखाने की हिम्मत की है, अगर मैं उसके सभी दोस्तों को मारकर 0 स्तर पर नहीं पहुंचा देता तो मैं स्लीपिंग बोन्स नाम बरकरार नहीं रख पाऊंगा। स्लीपिंग बोन्स दहाड़ा। ये फैंग एक स्वतंत्र खिलाड़ी है और मैंने पुष्टि की है कि उसकी टीम में 8 सदस्य हैं। इनके अलावा ये फैंग का हत्यारों के गठबंधन के उपनेता स्टैबिंग हॉट के साथ भी अच्छा संबंध है। ये भी अफवाह है कि उसका हिमदेवी जेंटल स्नो के साथ भी बहुत करीबी रिश्ता है, एलिमेंटलिस्ट ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्लीपिंग बोन्स अचानक चुप हो गया। क्या ये कोई मजाक था? अगर उन्होंने सचमुच असैसिन्स एलायंस के स्टैबिंग हॉट और ओरोबोरोस के जेंटल स्नो को मारने की हिम्मत की, तो जिस दिन वे व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करेंगे, उसी दिन घोस्ट व्हील बंद हो जाएगा। छोड़ो भी, मैं स्लीपिंग बोन्स एक उदार व्यक्ति हूँ। हम सिर्फ ये फैंग और उसके साथियों को मारने पर ध्यान देंगे, वरना दूसरे लोग हमारे बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर देंगे। रोजर, गिल्ड लीडर सबसे बुद्धिमान है। इसी बीच शी-फैंग के बारे में स्पष्ट जानकारी न रखने वाले अन्य गिल्डों ने उसके बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी। वे व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करते ही उससे उचित ढंग से निपटने के लिए तैयार थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी बीच फोरम पर खिलाड़ी इस घटना पर चर्चा कर रहे थे। उन सभी को लग रहा था कि व्हाइट रिवर सिटी में सदी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। ये फैंग तो वाकई कमाल के हैं। क्या वो उन विभिन्न गिल्डों का विरोध करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? वह खुद को जरूरत से ज्यादा समझ रहा है। वह खुद को क्या समझता है? जब ये गिल्ड व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करेंगे तो उसे नष्ट करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। क्या बात है! ये फैंग तो भगवान के स्तर का विशेषज्ञ है। पहले उसने मार्शल यूनियन को तहस नहस कर दिया था। मार्शल यूनियन उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाई थी। उन्हें रेड लीफ टाउन से भी खदेड़ दिया गया था। अब तो ये फैंग इतनी ताकतवर शक्तियों का सामना कर रहा है। वह सचमुच मेरी पीढ़ी का आदर्श है। इसमें इतनी हैरानी की बात क्या है? मैं भी ऐसा कर सकता था। यह मत भूलो कि वह घटना एक कस्बे में हुई थी। विभिन्न बड़े संघों की ताकत बिखर गई। एक कस्बे में उनके कितने सदस्य हो सकते थे? उनकी हार तो स्वाभाविक ही थी। कई खिलाड़ी फोरम पर जानकारी जुटा रहे थे। हालांकि उनमें से अधिकांश को शी-फैंग की जीत की संभावनाओं के बारे में आशावादी महसूस नहीं हो रहा था। वे विशेष रूप से शी-फैंग के कार्यों को लेकर असमंजस में थे। शी-फैंग कितना मूर्ख हो सकता है कि उसने गिल्डों को चुनौती देने की हिम्मत की? क्या उसे इन गिल्डों द्वारा बदला लेने और उसे फिर से 0 स्तर पर पहुंचाने का डर नहीं था? चर्चाओं की बढ़ती तीव्रता के साथ साथ तथाकथित भगवान के समान माने जाने वाले विशेषज्ञ भी एक साहसी मूर्ख बन गए थे। कई लोग शी-फैंग का मजाक उड़ाने लगे। ठीक उसी समय जब फोरम अपने चरम पर थे, निर्धारित समय आते ही शी-फैंग की व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक पोस्ट सामने आ गई। इस पोस्ट के सामने आने से व्यापक हलचल मच गई। व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक निस्संदेह वह चीज थी जिसकी विभिन्न बड़े गिल्डों को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुछ लेवल 9 के स्वतंत्र खिलाड़ियों को भी इसकी तत्काल आवश्यकता थी। अगर इन खिलाड़ियों के पास व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक होती तो उन्हें शहर की खोज में ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ता। उन्हें बस गाइडबुक देखकर ही जरूरी जानकारी मिल जाती।
एक लेवलिंग रणनीति के लिए 10 अरब की भारी कीमत की तुलना में व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक का एक शानदार संस्करण खरीदने के लिए 20,000 क्रेडिट खर्च करना निस्संदेह बहुत सस्ता था, ये लगभग गोभी के बराबर था। साथ ही इसका सस्ता और सरल संस्करण केवल 300 क्रेडिट में बिकता था। विभिन्न गिल्ड और खिलाड़ी इस कीमत को आसानी से स्वीकार कर सकते थे। हालांकि शी फैंग की चालाकी से डरकर अधिकांश गिल्डों ने सरलीकृत मार्गदर्शिका खरीदने का विकल्प चुना और आगे के निर्णय लेने से पहले उस पर एक नजर डाली। आखिरकार वे 300 क्रेडिट का नुकसान बर्दाश्त कर सकते थे। जहां तक उन खिलाड़ियों की बात है जो ईश्वर के क्षेत्र में खुद को विकसित करना चाहते थे, वे सभी व्हाइट रिवर सिटी के बारे में बेहद उत्सुक हो गए, जो एक आकर्षक शहर था। वे इसे पहले से अनुभव करना चाहते थे, इसलिए कई खिलाड़ियों ने सरल गाइडबुक खरीदते समय बड़ी मुश्किल से अपनी इच्छा जाहिर की। आधे घंटे के भीतर ही व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक का सरलीकृत संस्करण एक बेस्टसेलर उपन्यास की तरह लोकप्रिय हो गया। गाइडबुक की बिक्री लगातार बढ़ती गई और देखते ही देखते इसकी 5,000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी थीं। दूसरे शब्दों में कहें तो शी फैंग ने इतने कम समय में 1.5 मिलियन क्रेडिट कमा लिए थे। कई खिलाड़ियों को इससे व्यापार के अवसर मिले। जो खिलाड़ी पहले इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या वे गॉड्स डोमेन में पैसा कमा पाएंगे, वे ये देखकर निश्चिंत हो गए। आखिर शी फैंग उनका सबसे अच्छा उदाहरण था। जब तक वे अवसर का लाभ उठा सकते थे, एक ही रात में अमीर बनना सिर्फ एक सपना नहीं था, ये ठीक वैसा ही था जैसे शी फैंग व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति बना था। देखते ही देखते व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के बाहर के कई खिलाड़ी उत्साहित हो गए। अगर वे भी अपने अपने शहरों में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति बन सकते हैं और एक शहर मार्गदर्शिका लिख सकते हैं, तो क्या वे भी अमीर नहीं बन सकते? इस विचार ने गॉड्स डोमेन के सभी खिलाड़ियों में हताशा पैदा कर दी। मानो उन पर शैतान का साया हो, वे सभी लेवल बढ़ाने के लिए दौड़ पड़े। वे सभी अपने अपने शहरों में सबसे पहले प्रवेश करके भारी मुनाफा कमाना चाहते थे और रातों रात अमीर बनना चाहते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच पूरे स्टार मून किंगडम के व्यापारिक बाजार में धार लगाने वाले पत्थरों की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया। जैसे ही किसी पत्थर तराशने वाले की धार लगाने में सफलता दर कम से कम 30% होती, बड़े बड़े गिल्ड उसे तुरंत अपने साथ जोड़ने लगते। गिल्ड इन पत्थर तराशने वालों को भर्ती करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते और उनके साथ व्यवहार का स्तर लगातार बढ़ाते रहते। परिणामस्वरूप इन पत्थर तराशने वालों को बड़े शहरों के उच्च स्तरीय कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलने लगा। इस परिणाम ने अन्य खिलाड़ियों को भी जाली वस्तुएं बनाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि अपनी जाली वस्तुएं बनाने की कला को निखारने के लिए जाली वस्तुएं बनाने की सामग्री अत्यंत आवश्यक थी। आग में घी डालने के समान इस नई स्थिति ने तुरंत एक भयंकर आग को जन्म दिया जो पूरे स्टार मून किंगडम में फैल गई। गढ़ाई सामग्री की कीमतें बार बार आसमान छूती रहीं, जिससे कठोर पत्थरों की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ गईं। उस रात जब शी फैंग ने ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश किया, तब तक 20 कठोर पत्थरों का एक ढेर 8 चांदी के सिक्कों की आसमान छूती कीमत पर बिक चुका था। हालांकि आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा सबसे आम कांस्य अयस्क भी 15 चांदी के सिक्कों प्रति ढेर के हिसाब से बिक रहा था, जिसमें 200 का ढेर होता था। हाँ, किस्मत एक बार आ जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक सामग्री बाजार को इतनी तेजी से प्रभावित करेगी। शी फैंग ने लॉग इन करते ही खुशी जाहिर की। दिन के दौरान अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के अलावा शी फैंग अपने कार्यशाला शुरू करने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में शहर के केंद्र में गया था। उसकी आवश्यकताएं बहुत सरल थीं, वह कार्यालय भवन के आसपास एक अच्छा वातावरण चाहता था। 10 से अधिक स्थानों का सर्वेक्षण करने के बाद शी फैंग को अंततः एक अपेक्षाकृत उपयुक्त कार्यालय भवन मिल गया। यह शहर के केंद्र में स्थित था। इसके अलावा यह एक पूरी मंजिल थी जो बिक्री के लिए उपलब्ध थी। कार्यालय की मंजिल 5,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, इसलिए यह बेहद विशाल थी। इसे सैकड़ों लोगों के कार्यालय में बदलने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आसपास का वातावरण और यातायात सुविधाजनक था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कार्यालय जिन हाई शहर के सर्वश्रेष्ठ जिम बिग डिपर के अपेक्षाकृत निकट था। ऑफिस फ्लो के मालिक ने इसे केवल अपने व्यवसाय में सामने आ रही समस्याओं की भरपाई के लिए बेचा, अन्यथा वह इतनी शानदार जगह को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हालांकि उस व्यक्ति ने उस जगह की कीमत 60 मिलियन क्रेडिट तय की थी, यानी प्रति वर्ग मीटर 12,000 क्रेडिट। शहर के केंद्र में ये कीमत महंगी तो नहीं मानी जाती थी, लेकिन सस्ती भी नहीं थी। शी फैंग के बैंक खाते में फिलहाल सिर्फ 20 मिलियन क्रेडिट से कुछ ज्यादा ही जमा थे।
उसे अपने स्कूल द्वारा आयोजित फेलोशिप पार्टी के लिए इस पैसे की जरूरत थी। अंत में शी फैंग मालिक से इस बारे में सोचने के लिए सिर्फ 15 दिन का समय मांग सका। शी फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान के लोक में लौटते ही उसे इतना बड़ा झटका लगेगा। जब उसने व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक की बिक्री देखी तो उसे लगा मानो उसकी आंखों को धोखा हो रहा है। लेवलिंग रणनीति की समस्या सामने आने के बाद से ही शी फैंग को पहले से ही ध्यान मिल रहा था। अब जब उन्होंने समतलीकरण रणनीति की कीमत चौंका देने वाली 10 अरब क्रेडिट्स रखी थी तो वे एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। इसलिए व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक का प्रकाशित होते ही सबका ध्यान आकर्षित करना स्वाभाविक ही था। इन बिक्री ने शी फैंग की उम्मीदों को कहीं अधिक पार कर लिया था। शी फैंग ने चुपचाप अर्ध पारदर्शी डिस्प्ले स्क्रीन खोली। आधिकारिक मंचों पर प्रदर्शित बिक्री रिकॉर्ड की जांच करते हुए शी फैंग के चेहरे पर अनायास ही एक समझदारी भरी मुस्कान आ गई। व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक के सरलीकृत संस्करण की 25,364 प्रतियां बिकी। व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक के लग्जरी संस्करण की 367 प्रतियां बिकी। महज आधे दिन में ही बिक्री इतनी बढ़ गई थी, यहां तक कि एक बेस्टसेलर किताब भी ऐसा कारनामा नहीं कर सकती। गाइडबुक का सरल संस्करण, जो सबसे सस्ता संस्करण था, उसकी कीमत पहले से ही 300 क्रेडिट थी। ये किसी भी सामान्य पुस्तक से कहीं अधिक महंगा था। फिर भी इसकी 25,000 से अधिक प्रतियां बिक गईं। इसके अलावा गाइडबुक के 20,000 क्रेडिट वाले संस्करण की भी 367 प्रतियां बिकीं। इससे स्पष्ट हो गया कि गॉड्स डोमेन में व्यापार के कितने बड़े अवसर मौजूद थे। शी फैंग ने एक दिन में ही 10 मिलियन से अधिक क्रेडिट कमा लिए। ये बैंक लूटने से भी तेज था। निस्संदेह इस सफलता का मुख्य कारण शी फैंग का अत्यधिक लोकप्रिय और मशहूर होना था, भले ही इसमें से अधिकांश बदनामी ही क्यों न हो। इसके अलावा समय बीतने के साथ साथ व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक की बिक्री भी बढ़ती गई। हालांकि शी फैंग की कमाई अब जितनी नहीं होगी, फिर भी उसकी दैनिक आय अच्छी खासी होगी। शुरू में शी फैंग ने अनुमान लगाया था कि गाइडबुक से उनकी कमाई कई मिलियन क्रेडिट के आसपास होगी। इसके अलावा उन्होंने ये निष्कर्ष व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के हर गिल्ड द्वारा लग्जरी संस्करण की एक प्रति खरीदने की बात को ध्यान में रखते हुए निकाला था। हालांकि फोरम पर हुई बातचीत से यह स्पष्ट हो गया कि गाइडबुक पर ध्यान देने वाले केवल व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के खिलाड़ी ही नहीं थे। अन्य शहरों के खिलाड़ियों और गिल्डों ने भी गाइडबुक खरीदी, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री दर इतनी अधिक रही। हालांकि यह एक अजीब स्थिति थी। शी फैंग अन्य शहरों के खिलाड़ियों और गिल्डों के इरादों का अनुमान लगा सकता था। शहरों में ज्यादा अंतर नहीं था, ज्यादातर सिर्फ उपलब्ध मिशन, लेवल बढ़ाने की जगहें और एनपीसी की संख्या ही अलग थी। हालांकि शहर के मुख्य नियम और गिल्ड बनाने के तरीके एक जैसे ही थे। अगर वे व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक खरीद लेते तो उन्हें अपने अपने शहरों के बुनियादी नियम समझ आ जाते। वे शहरों के खेलने के तरीके को भी जल्दी अपना लेते। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपने अपने शहरों की सामान्य जानकारी पाने के लिए गाइडबुक की एक कॉपी खरीद लेते। अब जब शी फैंग ने बिना किसी खास वजह के 10 मिलियन से अधिक क्रेडिट अर्जित कर लिए थे तो उसके मन में अपने भविष्य को लेकर आत्मविश्वास भर गया था। हो सकता है कि वह कुछ ही दिनों में फेलोशिप पार्टी में शैडो को भी हरा दे और पार्टी में सबका ध्यान अपनी ओर खींच ले। हालांकि इससे पहले कि वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच सके, उसे काफी तैयारी करनी होगी। आखिरकार शैडो की तुलना में उसका अनुभव अभी बहुत कमजोर था। अब से हार्टस्टोन की कीमत आसमान छू जाएगी। व्हाइट रिवर सिटी में पहली कंपनी के प्रवेश करने तक इसकी कीमत अपने चरम पर पहुंच जानी चाहिए। यही मेरे लिए अपने स्टॉक को बेचकर भारी मुनाफा कमाने का सबसे अच्छा मौका होगा। ये सोचते हुए शी फैंग ने आधिकारिक फोरम बंद कर दिया। फिलहाल क्रेडिट के अलावा उसे अपने वर्कशॉप का बैकग्राउंड बढ़ाने के लिए बहुत सारे गोल्ड कॉइन की जरूरत थी। हालांकि वह सिर्फ ढेर सारे गोल्ड कॉइन जमा करके नहीं रख सकता था। आखिर वर्चुअल रियलिटी गेम में पैसा कमाने का असली तरीका तो पहले पैसा खर्च करना ही होता है। उसके पास फिलहाल इतने कम सिक्के थे कि वह ऐसा कारनामा नहीं कर सकता था। इसलिए उसे और भी बहुत सारे सोने के सिक्के कमाने की जरूरत थी। फिलहाल इतनी सारी इनरेटेड गिल्ड से दुश्मनी मोल लेने से शी फैंग पर काफी दबाव आ गया था। हालांकि अकेले खिलाड़ी के तौर पर ये गिल्ड्स उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थी, फिर भी वह भविष्य में अपनी खुद की गिल्ड बनाना चाहता था। ऐसी स्थिति उसकी गिल्ड के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती थी। कहावत है कि नंगे पैर वाले जूतों से नहीं डरते। एक अपना खुद का गिल्ड बनाना जूते पहनने के बराबर था। गिल्ड होना घर होने के बराबर था, जिससे दुश्मनों को आसानी से निशाना बनाने का मौका मिल जाता था। वे आपसे आसानी से निपट सकते थे। इसलिए शी फैंग के पिछले जीवन में कई छोटे गिल्ड एक बड़े गिल्ड के निशाने पर आने के कारण बिखरने को मजबूर हो गए थे।
दूसरी ओर स्वतंत्र खिलाड़ियों द्वारा बनाई गई स्थायी टीमें काफी शांति से अपना काम चलाती रहीं, और यह कहना गलत नहीं होगा कि अकेले खेलने वाले खिलाड़ी भी ऐसा ही कर सकते थे। हालांकि ईश्वर के क्षेत्र में एक व्यक्ति की शक्ति की भी एक सीमा होती है। यही बात एक बड़ी टीम पर भी लागू होती है। यदि शी फैंग अपना स्वयं का आभासी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था तो उसे एक गिल्ड की शक्ति की और भी अधिक आवश्यकता थी। इसलिए एक गिल्ड की स्थापना करना ही उसका एकमात्र उपलब्ध विकल्प था। खुद पर दबाव कम करने के लिए शी फैंग को इन कमजोर गिल्डों पर दबाव बढ़ाना जरूरी था। इस तरह उनके पास उससे निपटने का समय नहीं बचेगा। हालांकि इन गिल्डों द्वारा उसे ढूंढने में अभी काफी समय था, लेकिन सावधानी बरतना बुद्धिमानी थी। तुरंत ही शी फैंग ने स्टैबिंग हॉट से संपर्क किया। भाई ये फैंग, पिछली बार आपकी मदद के लिए मैं सचमुच आभारी हूँ। आपकी गाइडबुक की बदौलत हमारी गिल्ड की एलीट टीमें दूसरी गिल्ड से कहीं ज्यादा तैयारी कर पाईं। व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही हमारी असैसिन्स एलायंस व्हाइट रिवर सिटी की दूसरी गिल्ड्स पर राज करेगी। स्टैबिंग हॉट ने उत्साह से कहा, लेकिन कुछ समय बाद मुलाकात के बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई ये फैंग और भी ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। मुझे सचमुच ईर्ष्या हो रही है। अगर मैं भाई ये फैंग जितना मशहूर हो जाऊं तो अगली गिल्ड मीटिंग में शायद मुझे भी सीनियर पद पर पदोन्नत कर दिया जाए। मैं साधारण होना ज्यादा पसंद करूंगा, शी फैंग ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा। जो कील बाहर निकली हुई थी उसे हथौड़े से ठोक दिया जाएगा। हालांकि शी फैंग ने मन ही मन इसके लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वास्तविक स्थिति इतनी गंभीर होगी। भाई ये फैंग, चूंकि आप मुझसे संपर्क कर रहे हैं तो क्या आपको किसी काम में मदद चाहिए? स्टैबिंग हॉट ने पूछा। आमतौर पर शी फैंग किसी खास बात के बिना उनसे संपर्क करने की पहल नहीं करते थे। बिल्कुल, और तो और यह आपके लिए अच्छी खबर है, शी फैंग हंसते हुए बोला। अच्छी खबर? स्टैबिंग हॉट थोड़ा उत्साहित हो गया। पिछले कई बार शी फैंग से मिली मदद के कारण उसे गिल्ड लीडर से खूब प्रशंसा मिली थी। परिणामस्वरूप असैसिन्स एलायंस में उसका पद काफी बढ़ गया था। वहीं व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक के मामले ने उसे गिल्ड के वरिष्ठ सदस्यों का भी स्नेह दिला दिया था। उन्होंने उसे गिल्ड के आरक्षित वरिष्ठ सदस्यों में से एक घोषित कर दिया था। असैसिन्स एलायंस में ऐसी पदोन्नति दुर्लभ थी और इससे पता चलता था कि गिल्ड लीडर और वरिष्ठ सदस्य उसे कितना सम्मान देते थे। क्या इस समय आपके पास हार्टस्टोन की कमी है? शी फैंग ने पूछा। कमी? इस मामले को लेकर मेरे और मेरे मातहतों का सिरदर्द चल रहा है। मैंने कई लोगों को पीसने के लिए भेजा था, लेकिन हमें जो हार्टस्टोन मिले हैं वे तो बस ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर हैं। क्या भाई ये फैंग को अभी हार्टस्टोन की जरूरत है? हार्टस्टोन शब्द सुनते ही स्टैबिंग हॉट ने एक थकी हुई आह भरी। फिर उसने तुरंत कहा, अगर भाई ये फैंग को इनकी जरूरत है तो मैं आपके लिए 3-4 स्टैक इकट्ठा कर सकता हूं। इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। स्टैबिंग हॉट ने तो बस सच ही बोला था। आखिरकार उसने ये कठोर पत्थर अपनी गिल्ड के लोहारों के लिए तैयार किए थे ताकि वे उनसे धार तेज करने वाले पत्थर बना सकें। भाई स्टैबिंग हॉट, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं खरीदने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए फोन कर रहा हूं, शी फैंग हंसते हुए बोला। बेचना? स्टैबिंग हॉट अचंभित रह गया। हार्टस्टोन इस समय बेहद दुर्लभ थे और आम खिलाड़ियों के लिए इन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल था। बेचने की बात तो छोड़ ही दीजिए, खिलाड़ी आमतौर पर इन्हें अपने इस्तेमाल के लिए रखना पसंद करते थे। आखिर अगर किसी को जल्दी लेवल बढ़ाना हो तो वेटस्टोन जरूरी थे। आपके पास कितने हैं? चाहे 2 हो या 3 ढेर, मुझे सारे चाहिए। मैं इन्हें बाजार भाव से ज्यादा कीमत पर भी खरीद लूंगा। एक ढेर के लिए 9 सिल्वर कॉइन का क्या ख्याल है? स्टैबिंग हॉट की नज़र में शी फैंग महज एक स्वतंत्र खिलाड़ी था। उसके लिए 2-3 स्टैक हासिल करना ही असंभव सा था। आखिरकार स्टैबिंग हॉट की अपनी टीम, जिसमें सैकड़ों खिलाड़ी थे, ने भी लंबे समय बाद बड़ी मुश्किल से 3-4 स्टैक ही हासिल किए थे। नहीं, मेरे पास 50 गड्ढे हैं, लेकिन मैं उनके बदले में सिर्फ सिक्के ही लूंगा, शी फैंग ने लापरवाही से जवाब दिया और अपनी 5 उंगलियां फैला दी। टेल नोट्स 1 नंगे पैर वाले जूते वालों से नहीं डरते। यह एक चीनी कहावत है जो ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करती है जिसे कुछ करने में कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति को पहले से ही ऐसा करने की अनुमति नहीं थी।